अध्याय 116 चौथे आकाशीय स्तर का आश्चर्य। अर्जुन को नहीं पता था कि कितना समय बीत गया था इससे पहले कि वह अचानक अपनी चेतना वापस पा गया। अंतिम चीज जो उसे याद थी वह सफलता थी जिसका उसने अनुभव किया था, साथ ही गोल्डन स्टील डेमोनिक बोआ, सुनहरा इस्पात राक्षसी सुअर जो उसे लालच से घूर रहा था। उसने जल्दी से अपने आसपास का निरीक्षण किया और महसूस किया कि गोल्डन स्टील डेमोनिक बोआ कहीं नहीं दिख रहा था। इस दौरान वह बजरी के एक क्षेत्र में था। आखिरकार बेहोश होने से पहले उस पर गोल्डन स्टील डेमोनिक बोआ ने कई बार हमला किया था। जब वह एक अर्धचेतन अवस्था में था तो उसे एक विशाल शक्ति का आघात महसूस हुआ था। मैं कैसे जीवित हूँ? हालांकि मैंने सफलता हासिल की है, लेकिन जब मैं बेहोश था तब वह गोल्डन स्टील डेमोनिक बोआ आसानी से मुझे मार सकता था। अर्जुन संदेह से भरा था। छोड़ो, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। आपदा के बाद व्यक्ति को भाग्य की प्राप्ति होती है। खैर, मैंने अभी अभी सफलता हासिल की है। अर्जुन अभी भी बहुत खुश था। आखिरकार वह कई दिनों और रातों से सफलता के बाद के अद्भुत जीवन के बारे में सोच रहा था। वह बार बार निराशा से गुजरा था, लेकिन उसकी इच्छा आखिरकार पूरी हो गई। अपनी सफलता के बारे में सोचकर अर्जुन खुशी से झूम उठा। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर हो रहे बदलावों को महसूस किया। अर्जुन ने अपना शरीर हिलाया और गति उस समय से दोगुनी से भी अधिक तेज थी जब उसने एजिलिटी एनहांसिंग फ्रूट, चपलता बढ़ाने वाला फल खाया था। हा, अर्जुन हिस्टीरिया से हंसा जैसा कि उसने अपने हाथ लहराते हुए अपनी मुट्ठियां बाहर भेजीं। एक विशाल चट्टान जो 40 घन मीटर से अधिक थी कूट कूट कर चूर हो गई और हर दिशा में फैल गई। बूम! एक जोरदार ध्वनि धुएं और अर्जुन के हिस्टीरियाई हंसी के साथ गूंजी। आश्चर्य नहीं कि इसे तोड़ना इतना कठिन था। आश्चर्य नहीं कि मैं 7 सालों तक इसे तोड़े बिना फंसा रहा। सोचो कि चौथा आकाशीय स्तर इतना मजबूत है। अर्जुन महसूस कर सकता था कि प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक का चौथा आकाशीय स्तर तीसरे आकाशीय स्तर की तुलना में पूरा 10 गुना मजबूत था। आश्चर्य नहीं कि कहा जाता था कि प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक के 9 आकाशीय स्तरों के लिए चौथा और 7वां आकाशीय स्तर सबसे महत्वपूर्ण थे। अर्जुन अपने भीतर से फूट रही ऊर्जा को महसूस कर सकता था, साथ ही प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक का स्वचालित चलना भी। चौथे आकाशीय स्तर तक उठने का मतलब था कि अर्जुन की प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक मध्यम स्तर तक पहुंच गई थी। अर्जुन जानता था कि तीसरे आकाशीय स्तर से चौथे तक, साथ ही छठे से 7वें तक की प्रगति के लिए शक्ति में निश्चित वृद्धि होगी। ये बस उसने उम्मीद नहीं की थी कि अंतर 10 गुना होगा। प्रत्येक बार जब वह पहले से तीसरे आकाशीय स्तर के बीच एक और स्तर आगे बढ़ा तो उसकी क्षमताओं में एक और गुना वृद्धि हुई। तीसरे आकाशीय स्तर के चरम पर अर्जुन अधिक से अधिक 20,000 जिन की थोड़ी अधिक शक्ति उत्पन्न कर सकता था, लेकिन जिस चट्टान को उसने अभी कुचला था वह अनुमानित रूप से 20,000 जिन से अधिक थी। अर्जुन अपने भीतर से फूट रही ऊर्जा को महसूस कर सकता था। 1 घन मीटर चट्टान लगभग 5,000 जिन का होता है। सफलता के बाद का एहसास बहुत रहस्यमय था। वह इसका वर्णन कैसे करता? यह एक सुंदर महिला को देखने जैसा था और यह महिला की आपके प्रति बहुत अच्छी अनुकूल छाप थी, या एक अद्वितीय सुंदरता के साथ संभोग करने का एहसास और संभोग के बाद मन और शरीर के उत्तर चमक का अनुभव करना। उसके शरीर में ऊर्जा का एक मधुर संगीत भरा हुआ था। प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक के चौथे आकाशीय स्तर पर यह आमतौर पर अपने आप भी चलता था और एक बार आवश्यकता होने पर यह विस्फोटक शक्तियां उत्पन्न कर सकता था। प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक स्वाभाविक क्रम का विरोध करने वाला सबसे अच्छा कौशल था। ये केवल एक की शक्ति को ही नहीं बढ़ाता था, बल्कि उनकी रक्षा और वसूली कौशल भी एक विकृत दर से सुधार होता था। अर्जुन ने अपने दांतियान पर अपनी आंतरिक दृष्टि का उपयोग किया और महसूस किया कि उसके दांतियान में धुंध गायब हो गई थी। उसकी जगह पर सोयाबीन के आकार का सुनहरा तरल की एक बूंद थी। दांतियान का द्रवीकरण। अर्जुन प्रफुल्लित था। यह एक गुणात्मक बदलाव था, गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में। यह भी कारण था कि उसकी क्षमताओं में 10 गुनी विस्फोटक वृद्धि हुई थी। इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए क्योंकि यह केवल एक छोटे सोयाबीन के आकार का था। इसमें निहित शक्ति वास्तव में भयावह थी। अर्जुन जानता था, अगर वह भविष्य में कठिन परिश्रम के साथ खेती करता, अपनी क्षमताओं की वृद्धि के साथ ये सुनहरा तरल बूंद धीरे धीरे बढ़ती जाएगी जब तक कि यह पूरे दांतियान को भर न दे। सोचते हुए कि यह एक बूंद पहले ही इतनी शक्तिशाली थी, अर्जुन ये कल्पना भी नहीं कर सका कि कितना भयानक होगा जब उसका पूरा दांतियान ऐसे सुनहरे तरल से भर जाएगा। प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक का स्तर बढ़ने से केवल एक की युद्ध शक्तियां ही नहीं बढ़ती थीं, यहाँ तक कि उसकी यौन क्षमता में भी विस्फोटक वृद्धि होती थी। उसकी हड्डियां, ऊर्जा चैनलों का मिरियड, नसें, साथ ही उसकी त्वचा और मांस सभी गुणात्मक सुधार से गुजरेंगे। क्यों एक गंध है? अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी अशुद्धियों को फिर से साफ किया जा रहा था। उसके पूरे शरीर पर गहरे सलेटी वसा की एक परत थी। ये तब नहीं हुआ था जब वह दूसरे और तीसरे आकाशीय स्तर से टूटा था। ये केवल तब हुआ था जब उसने प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक शुरू की थी, साथ ही जब वह अंतर्दृष्टि की स्थिति में प्रवेश किया था।
इस बार ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में एक महान सुधार हुआ था और इसके परिणामस्वरूप शरीर से गंदगी की एक बड़ी मात्रा निकली थी। सफलता की खुशी से घिरे होने के कारण अर्जुन ने शुरू में कोई अजीब गंध महसूस नहीं की, जब तक कि उसने अपनी चोटों की स्थिति की जांच नहीं की। आसपास का त्वरित स्कैन करने के बाद अर्जुन ने जल्दी से स्नान करने के लिए बैंगनी जैदमर के क्षेत्र से कुछ पानी लिया। भाड़ में वसा को साफ करने के बाद अपनी त्वचा की स्थिति देखकर उसने सोचा, एक आदमी को इतनी अच्छी त्वचा की क्या जरूरत है। उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। आये जियांगे द्वारा उसे दिया गया चंद्रमा पत्थर का हार अभी भी उसकी गर्दन के चारों ओर एक हल्की नीली चमक छोड़ रहा था। बस इतना था कि चंद्रमा पत्थर में एक हल्की सी दरार थी। क्या यह उस गोल्डन स्टील डेमोनिक बीस्ट के कारण हो सकता है? विचार अर्जुन के दिमाग में आया, लेकिन उसने जल्दी से विचार को दूर कर दिया। आखिरकार उसके पास ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। ये परमात्मा का आशीर्वाद था कि वह अपनी जान बचा पाया। चौथे आकाशीय स्तर में प्रवेश करने के बाद अर्जुन की थोड़ी भी टोन और कठिन मांसपेशियां जो उसके पास शुरू में थीं, वे सभी गायब हो गईं। उसकी त्वचा जैद की तरह सफेद हो गई थी, लेकिन उसका पुरुषार्थ थोड़ा बढ़ गया था। हालांकि उसकी शारीरिक संरचना बहुत मजबूत नहीं थी और केवल मांसपेशियों का एक हल्का निशान था। अर्जुन इस शरीर में निहित भयावह शक्ति से भलीभांति परिचित था। शरीर अपनी प्राकृतिक स्थिति में लौट आया। भविष्य में एक कमजोर व्यक्ति बनकर शक्तिशाली पर हावी होना बहुत आसान होगा। अर्जुन ने अपने अतिरिक्त कपड़े निकाले और उन्हें पहन लिया। सफलता के बाद उसकी श्रेष्ठता की भावना भी बढ़ गई थी और वह अधिक साहसी भी महसूस कर रहा था। ये संभवतः इसलिए था क्योंकि जब कोई मजबूत होता है तो उसके साहस का स्तर भी ऊंचा होता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था, जिसके परिणामस्वरूप उसके आकर्षण में भी वृद्धि हुई थी। अब अर्जुन उस गोल्डन स्टील डेमोनिक बॉय से मिलने में सक्षम होना चाहता था। अपनी बढ़ी हुई क्षमताओं के साथ अर्जुन के पास अब इससे बचने का आत्मविश्वास था, या यहाँ तक कि अपनी 20,000 जिन से अधिक की ताकत के साथ इसे हराने या पालतू बनाने का। वह एक उत्परिवर्तित जानवर को सवारी के रूप में पाने के विचार पर मुस्कुरा नहीं सका। हालांकि अर्जुन जानता था कि गोल्डन स्टील डेमोनिक बीस्ट से फिर से मिलना लगभग निराशाजनक था। फिर भी यह इस गोल्डन स्टील डेमोनिक बॉय की बदौलत था कि वह चौथे आकाशीय स्तर को तोड़ सका। इसके बिना ईश्वर जानता है कि वह इसे कब हासिल कर पाता। जैसा कि कहावत है, ये छद्म रूप में एक वरदान था। देखकर कि सूर्य पहले ही डूब चुका था, ये ध्यान में आया कि जब वह निकला तो दोपहर थी। अपनी माँ और अन्य लोगों के बारे में सोचकर अर्जुन भाग निकला। उसकी गतिविधियों का एहसास बहते हुए बादलों और बहते पानी जैसा था और अर्जुन गर्व से हंसे बिना नहीं रह सका। घुमावदार रास्ते का अनुसरण करते हुए वह अंततः वाइल्ड बोआ माउंटेन्स के बाहरी हिस्से तक पहुंचा। मेटालिक बुल बीस्ट की गाड़ी को देखकर अर्जुन ने राहत की गहरी सांस ली। पहले का वह खतरनाक अनुभव युगों पहले घटी घटना जैसा था। ये गर्मी थी और अंधेरा बाद में आता था, इसलिए हालांकि सूर्य पहले ही डूब चुका था, फिर भी कुछ बुझी हुई धूप थी। आसपास के जंगली सुअर भी गायब थे। उन्हें अपने सपनों के बारे में बात करने और अपनी मादाओं के साथ बच्चों को बनाने के लिए घर जाना पड़ा होगा। जैसे ही अर्जुन प्रकट हुआ, प्रिया और अन्य लोग खुशी से चिल्लाए और खुशी खुशी उसकी ओर भागे। ये देखकर कि अर्जुन सुरक्षित था, बाकी लोग राहत महसूस कर रहे थे। आह, बहुत बुरा कि गोल्डन बॉय भाग गया। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इसे हमारी गाड़ी खींचने के लिए पकड़ लेता। अर्जुन के मजाक ने प्रिया को बेजुबान कर दिया। शायद केवल उसका बेटा एक उत्परिवर्तित जानवर को गाड़ी खींचने के लिए सुझाव देने की हिम्मत करेगा। जहां तक उसने कहा कि उसने गोल्डन बॉय को भागने दिया, प्रिया ने अचेतन रूप से इसे स्वीकार कर लिया कि अर्जुन इससे बच गया है। हालांकि यह उससे बहुत दूर नहीं था। चट जाओ, चलो जल्दी इस जगह से चलते हैं। मैं उस उत्परिवर्तित जानवर से फिर से मुलाकात नहीं करना चाहती। प्रिया ने जल्दी से दूसरों को गाड़ी में चढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस बार गाड़ी में सवार होने के बाद माहौल अधिक दमनकारी था। अर्जुन मुस्कुराया जैसा कि उसने बाकियों की एक नज़र डाला, इससे पहले कि उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अर्जुन ये पता लगाना चाहता था कि उसने जो सफलता हासिल की है उससे उसे क्या सहायक कौशल मिले हैं। अर्जुन ने दो प्रतीकों को देखा जो सुनहरे रंग में बदल गए थे। पाक कला, जीवन को पोषित करने का मार्ग। अर्जुन गर्व से मुस्कुराया क्योंकि वह वास्तव में बहुत आराम महसूस कर रहा था। जबकि अर्जुन की मूल रूप से पाक कला में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन बैंगनी जैदमर के क्षेत्र में उगी काली मछली और कछुओं का स्वाद चखने के बाद उसके विचार बदल गए थे। अगर वह इस सर्वोच्च पाक कला को उठाता है बैंगनी जैदमर के क्षेत्र की विशेषता के साथ दोगुना, इसके बारे में सोचना भी अर्जुन को उत्साहित कर देता था। भोजन और संभोग मनुष्य का स्वभाव है। ये कहावत पूरी तरह से व्यक्त करती है कि खाना और औरतों का आनंद लेना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजें थीं। बेशक अगर कोई औरतों के सुखों का आनंद लेने के कार्य को वंशज छोड़ने का कार्य कहता है तो ये पवित्र होगा। वंशज छोड़ने का महत्व अतीत के ऋषियों के शब्द थे और इसमें निश्चित आकर्षण था।
अर्जुन पाक कला की ओर देखे बिना नहीं रह सका। उसके दिमाग में सुनहरे प्रतीकों के नीचे कई परिचय थे, जिनमें से 500 से अधिक प्रकार की रेसिपी थी, लेकिन अर्जुन की अभी उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। कई रेसिपियों के नाम अच्छे लग रहे थे, जैसे इंद्रधनुषी फीनिक्स निगल जाता है निगल, बर्फीले लाल बेर, सर्दी के चंद्रमा में छिपा वसंत, किलिन अंडा, दिव्य मछली, सुनहरा भुना सुआ का मांस, ड्रैगन लीवर, फीनिक्स पूंछ और हल्के से भाप में 1000 साल पुराना कछुए का मांस टिल्ड स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना। अर्जुन पढ़ता रहा और सबसे नीचे की चीजों ने उसका ध्यान आकर्षित किया। अच्छे भोजन के लिए पाक विधियों ने दिखावे पर जोर दिया, जबकि इसका स्वाद सामग्री, मसालों, साथ ही गर्मी की डिग्री पर निर्भर करता था। उनमें से मसालों को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, हालांकि बाकी की भी आवश्यकता थी। अर्जुन पढ़ता रहा, उम्मीद थी कि वह सबसे उपयोगी चीज देखेगा। उसने देखा कि कई प्रकार के मसालों के निर्माण के लिए रेसिपी थी। मांस के लिए मसाले कैसे बनाएं, समुद्री भोजन के लिए मसाले कैसे बनाएं, शाकाहारी व्यंजनों के लिए मसाले कैसे बनाएं, जंगली वनस्पतियों के लिए मसाले कैसे बनाएं, सूप के लिए मसाले कैसे बनाएं, स्टू के लिए मसाले कैसे बनाएं। सबसे नीचे अर्जुन ने कुछ सांद्र मसाले भी देखे जिन्होंने उसे बेजुबान कर दिया। ड्रैगन लीवर और फीनिक्स पूंछ के लिए विशेष मसाले कैसे बनाएं, अधिकांश पौराणिक जानवरों के लिए उपयुक्त मसाले। अर्जुन मसाले बनाने की विभिन्न रेसिपियों को देखते हुए एक नज़र में उनमें से अधिकांश बहुत मुश्किल नहीं थे। बस इतना था कि वहां बहुत अधिक विविधता थी, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण था कि उन्हें एक दूसरे के पूरक के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है। ऐसे भी थे जिनमें सामग्री के रूप में औषधीय जड़ी बूटियों के उपयोग की आवश्यकता थी, साथ ही ऐसे भी थे जिनमें ज़ियानतियन राक्षसी जानवरों से पाए गए हिस्सों के उपयोग की आवश्यकता थी। अर्जुन ने अपनी नाक रगड़ी। प्राचीन लोग वास्तव में शक्तिशाली थे। रेसिपी में ड्रैगन लीवर, फीनिक्स पूंछ और किलिन अंडे जैसे व्यंजनों को पाना पहले ही अत्यधिक झकझोर देने वाला था। ये वे चीजें थीं जिनकी उसके पिछले जीवन के व्यंजनों की तुलना नहीं की जा सकती थी। उनके लिए वे केवल नाम में व्यंजन थे और वास्तविक वस्तु नहीं थे। अर्जुन को याद आया कि उसके पिछले जीवन में ड्रैगन बियर नूडल्स नाम का एक व्यंजन था, जिसे ग्रामीण इलाकों में सिर्फ पास्ता कहा जाता था। देखकर कि रेसिपी में कई सामग्रियों को इकट्ठा करना असंभव था, अर्जुन थोड़ा उदास हो गया। मुझे ड्रैगन के लिंक का पाउडर कहाँ से मिलेगा? लगता है मैं केवल उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश कर सकता हूँ या अन्य प्रतिस्थापन सामग्रियों को ढूंढ सकता हूँ ताकि अपेक्षाकृत निम्न गुणवत्ता वाले मसाले बना सकूं। अर्जुन को लगा कि यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य था, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद वह शांत हो गया। फिर भी अर्जुन ने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए आकर्षण के साथ तालिका को देखा। वह इतनी अच्छी तरह से भोजन का आनंद लेना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि बहुत सारी सामग्री जो आवश्यक थी वह दुर्लभ या असंभव थी, उसे निराशा हुई। उसने महसूस किया कि वह बस अपने बेहतरीन का इंतजार कर सकता है। अध्याय 117 ज़ियानतियन की स्थिति। इससे पहले कि अर्जुन अपने चेतना सागर में सभी जानकारी का अध्ययन कर पाता, उसे अर्जुन बेई ने रुके रुके जगाया। अर्जुन भैया, ये बहुत उबाऊ है, कुछ बोलो। अर्जुन ने तिरछी मुस्कान मारते हुए अर्जुन बेई को देखा। तुम क्या चाहती हो कि मैं बोलूं? क्यों नहीं तुम बोलती और मैं सुनता? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बोलते हुए सुनना चाहती हूँ। अर्जुन बेई ने अपने यादृच्छिक हरकतों की शुरुआत की, जिससे अर्जुन बेबस हो गया। ठीक है, तुम किस बारे में बात करना चाहती हो? मुझे नहीं पता क्या कहना है, क्यों नहीं तुम ये बताओ कि तुम मुझे क्या सुनना चाहती हो? अर्जुन ने अर्जुन बेई का प्यारा चेहरा देखकर उसे चिढ़ाना महसूस किया। अर्जुन भैया, बहुत से लोग तुम्हारे और शीकुल की बड़ी मिस के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं कि दोनों का आपस में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। क्या ये सच है? अर्जुन बेई ने अपनी मासूम आंखों को पलकों से झपकाते हुए पूछा। अत्यंत घनिष्ठ संबंध? अर्जुन ने अजीब तरह से हंसा। अर्जुन जानता था कि गोंग्यांग जुवानतों की घटना से पहले लोग उन्हें एक व्यभिचारी जोड़ा कह रहे थे। आखिरकार उन लोगों के लिए अंगूर जिन्हें वे खुद नहीं खा सकते थे, वे खट्टे थे। न केवल यही, आखिरकार ये अफवाहें थीं, लेकिन भले ही यह एक अफवाह थी, इसने कई लोगों में ईर्ष्या को जन्म दिया और यहाँ तक कि नफरत भी। हालांकि गोंग्यांग जुवानतों को शामिल करने वाली उस घटना के बाद कोई भी सार्वजनिक रूप से इस पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं करता था। अगर तुम ऐसा मानती हो तो ये सच है, अगर तुम नहीं मानती तो ये कभी हुआ ही नहीं था। अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से अर्जुन बेई के सिर को सहलाया। अर्जुन भैया, भविष्य में तुम्हें मेरा सिर नहीं सहलाना है, मैं पहले से ही बड़ी हो चुकी हूँ। अर्जुन बेई ने विरोध किया। समय इसी तरह से आराम से बीतता रहा। वाइल्ड बोआ पहाड़ों से बाहर निकलने के बाद आसमान पहले ही काला हो चुका था। आज का चंद्रमा लगभग 70% पूर्ण था और जो सुंदर चांदनी धरती पर बहती थी उसमें एक सौम्य सुंदरता और कोमलता थी, मलमल के कपड़े की तरह। रात का समय हो गया है, चलो यहीं डेरा डालें और आराम करें। हमें मेटालिक बुल को भी आराम देना चाहिए। प्रिया ने 2 ड्राइवरों के साथ साथ बाकियों से कहा। मैं जाकर कुछ जंगली जानवरों का शिकार करता हूँ, मैं सूखे राशन खाने से थक गया हूँ।
अर्जुन ने तंबू लगाते समय कहा, ठीक है, सावधान रहना और बहुत दूर मत जाना। प्रिया ने याद दिलाया, हाँ, मुझे पता है, कोई बात नहीं। अर्जुन ने दूरी में एक वन क्षेत्र देखा। उसके बगल में एक और सुनसान दिखने वाला पहाड़ी घाटी था। वहां के मार्ग पर अब कोई ऊंची चोटियां और विशाल पहाड़ नहीं थे, इसके बजाय पहाड़ियों की एक अनंत संख्या थी, जो लगातार एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। हालांकि रात का समय था, फिर भी आसपास बहुत सारे जानवर घूम रहे होंगे। चौथे आकाशीय स्तर में सफलता के बाद वह अपने शरीर में ऊर्जा के एक अनंत भंडार को सर्कुलेट करते हुए महसूस कर सकता था। हर बार जब वह एक कदम उठाता तो वह अपनी गति को नियंत्रित कर सकता था, 1 मीटर से 10 मीटर दूर उतरता था। प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक की ऊर्जा ने उसके पूरे शरीर को भर दिया था, और सबसे महत्वपूर्ण चीज उसके मार्शल हृदय की स्थिति थी। ये शक्ति का लाभ था, जब तक एक खेती करने वाला शक्ति में बढ़ता, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता, उनके हृदय की स्थिति को तराशता। ये घाटी आकार में अत्यंत छोटी थी। चौथे आकाशीय स्तर में सफलता के बाद अर्जुन रात में दिन की तरह स्पष्ट देख सकता था। पूरी घाटी चुप्पी के साथ लिपटी हुई थी, जिसमें केवल छोटे कृंतकों की बड़बड़ाहट सुनाई दे रही थी। शायद इसलिए कि घाटी छोटी थी, रात में बाहर निकलने वाले प्राणी सभी छोटे आकार के थे। सफलता के बाद उसकी गति के दोगुना होने के अलावा उसकी ताकत, उसके शरीर की कठोरता, उसकी इंद्रियां, दबाव को सहन करने की उसकी क्षमता, वसूली दर, साथ ही जीवन शक्ति, सभी में 10 गुना की वृद्धि हुई थी। चौथा आकाशीय स्तर, प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक की ऊर्जा हमेशा के लिए परिसंचारित होगी और कभी सूखेगी नहीं जब तक कि इसकी खपत की दर खगोलीय रूप से उच्च न हो। उदाहरण के लिए, उस समय की तुलना में जब वह गोल्डन सोर मरहम बना रहा था, वर्तमान में वह पूरी प्रक्रिया में आवश्यक प्राइमोर्डियल लॉ को बनाए रख सकता था। वर्तमान में अर्जुन के हाथ में 2 पत्थर थे। गोल्डन बोअ के साथ हुई घटना के बाद से अर्जुन ने जानबूझकर यह सुनिश्चित किया कि उसके पास विलो आकार वाले पत्थरों की एक तैयार आपूर्ति थी, जहां पत्थरों के दोनों किनारों पर नुकीले किनारों के साथ दांतेदार थे। भले ही ये पत्थर गोल्डन बोअ के बचाव को तोड़ने में सक्षम नहीं थे, अर्जुन अभी भी पत्थरों को उसकी आंखों पर लक्षित कर सकता था। जैसा कि वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, वह अपने आसपास के माहौल पर बारीकी से ध्यान दे रहा था। अचानक अपनी कलाई के झटके के साथ शियू, सी, पू, साथ ही 3 ध्वनियां एक साथ गूंजी। इससे कोई देख सकता था कि गति कितनी तेज थी। शांत और अनायास अर्जुन ने धीरे धीरे लगभग 100 मीटर तक पैदल चलने का मार्ग पार किया। एक विशाल पेड़ के तने में एक छेद के पास रुका। पेड़ के पीछे एक सींग वाली बकरी की लाश थी और उसके सिर में पेड़ में छेद के समान आकार का एक छेद था, जिससे ताजा खून बह रहा था। लाश को अपनी पीठ पर उठाते हुए अर्जुन ने अनुमान लगाया कि इसका वजन लगभग 40 जिन होना चाहिए। ये रात के खाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। जब वह लौटा तो तंबू पहले ही लग चुके थे। आग लगाने से उन्हें रात में गर्म रखा जा सकता था, लेकिन गर्मी की रातों के दौरान इसकी जरूरत नहीं थी। जंगली जानवरों को चेतावनी देने में सक्षम होने के अलावा आग का उपयोग खाना पकाने के तरीके के रूप में भी किया जा सकता था। चूंकि कोई अन्य मसाले उपलब्ध नहीं थे, अर्जुन केवल लाश को साफ पानी से धो सकता था। उसके बाद उसने इससे हड्डियां और आंतें निकाली और शेष अवशेष प्रिया और 2 ड्राइवरों को सौंप दिए। वास्तव में हर बार जब प्रिया को यात्रा करनी पड़ती थी, वह इन 2 ड्राइवरों को ढूंढती थी। दोनों खून के भाई थे और बड़े शहरों से आगे पीछे जाने के अलावा उनका कोई अन्य शौक नहीं था। इस प्रकार दोनों ने खुद को व्यापारियों के लिए ड्राइवर के रूप में किराए पर रखा। न केवल वे अपने शौक का आनंद ले सकते थे, बल्कि उन्हें जीवित रहने के लिए कुछ सोना भी मिलता था। आमतौर पर उन लोगों के लिए जो बहुत अधिक यात्रा करते थे, वे आमतौर पर खाना पकाने की कला में निपुण होते थे और यहाँ तक कि एक विशेषज्ञ भी माने जाते थे। आखिरकार सूखे राशन के अलावा उन्हें जंगल में जो कुछ भी शिकार कर सकते थे, उसे खाना पड़ता था। कुछ लोग बोनफायर के चारों ओर इकट्ठे हो गए जैसा कि उन्होंने भुना हुआ मांस खाया। हालांकि स्वाद काली मछली और कछुओं की तुलना में नहीं था, लेकिन उनकी स्थिति को देखते हुए ये पहले से ही बहुत अच्छा माना जाता था। अपने तंबू में प्रवेश करने के बाद अर्जुन तेजी से अपने बैंगनी जैदमर के क्षेत्र में चला गया। आखिरकार खेती सबसे महत्वपूर्ण थी। इस खेती उन्मुख दुनिया में किसी व्यक्ति की अपनी शक्ति आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। चौथे आकाशीय स्तर की स्थिति मोटे तौर पर ज़ियानिटियन स्तर के बराबर होनी चाहिए। न केवल यही, बल्कि मेरी वर्तमान स्थिति ज़ियानिटियन के पहले 3 स्तरों से भी आगे निकल गई है। अर्जुन ने चुपचाप तुलना की। प्राइमोर्डियल लॉ। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ बाहर निकाला, तुरंत उसकी हथेली पर धूसर लॉ के अंगारों की एक आधा इंच की गेंद प्रकट हुई। धूसर रंग का रंग कुछ हद तक चमकता था और पारदर्शी था। उसने कभी नहीं सोचा था कि धूसर रंग इतना सुंदर हो सकता है। जो गर्मी इसने उतारी, वह वातावरण को भी जलाने में सक्षम थी। अगर अर्जुन के शरीर की शक्ति न होती तो उसकी हथेली भी जलकर राख हो गई होती। भविष्य में यह एक नई हमला तकनीक हो सकती है। बहुत बुरा है कि इसका आकार केवल आधा इंच है, फिर भी ये पर्याप्त होना चाहिए। अर्जुन ने विचार किया।
भले ही उसकी प्राइमोर्डियल लॉ की शक्ति सर्वशक्तिमान नहीं थी, वर्तमान में इसके पास जो शक्ति थी वह पहले से ही बेहद भयावह थी। अर्जुन ने धीरे धीरे प्राइमोर्डियल लॉ को नियंत्रित किया। लॉ की तीव्रता छोटी और छोटी होती गई, जबकि अंगारे का आकार भी तेजी से सिकुड़ता गया। इसका मतलब यह नहीं था कि प्राइमोर्डियल लॉ कमजोर हो गई थी। इसके विपरीत इसके भीतर की शक्ति पहले से भी अधिक मजबूत थी। लॉ के सार को संकुचित करते हुए लॉ के आंतरिक केंद्र के भीतर का तापमान पहले की तुलना में और भी अधिक भयावह था। एक ज़ियानेटियन का सबसे स्पष्ट संकेतक ज़ियानेटियन क्यू था, जिसे वे प्रकट करने में सक्षम होते थे। अपनी प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक को सक्रिय करते हुए प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक की ऊर्जा उसके बढ़े हुए ऊर्जा चैनलों और मध्यमाओं से भाग निकली। उन्मादपूर्वक ऊर्जा के एक चक्र को परिसंचारित किया, 2 चक्र, सभी तरह से 49वें चक्र तक। जैसा कि अर्जुन ने भयंकरता से प्रहार किया, उसकी मुट्ठी से 1 इंच मोटी मिट्टी पीले रंग की क्यू निकली जो उसकी मुट्ठी की सतह पर लेपित थी। धीरे धीरे अपना दूसरा हाथ बढ़ाते हुए अर्जुन ने क्यू की सतह को छूना शुरू किया। अर्जुन बहुत निश्चित था कि ज़ियानेटियन क्यू का रंग सफेद होना चाहिए। इसके अलावा ज़ियानेटियन क्यू में भी मारक शक्ति छिपी हुई थी। यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो अभी अभी ज़ियानेटियन क्षेत्र में कदम रखे थे, वे आधा फुट लंबाई का ज़ियानेटियन क्यू पैदा करने में सक्षम होते थे। लेकिन ऐसा क्यों था कि जो क्यू उसने निकाली वह केवल 1 इंच की लंबाई की थी? न केवल यही, बल्कि यह मिट्टी पीले रंग की थी और इसमें कोई मारक शक्ति नहीं थी। इसके बजाय मिट्टी पीले रंग की क्यू ने एक अत्यंत भारी और ठोस एहसास दिलाया। ज़ियानेटियन कुलीनों की लड़ाई के दौरान ज़ियानेटियन क्यू कुछ ऐसा था जिसका निश्चित रूप से उपयोग किया जाता था। अगर ज़ियानेटियन कुलीन दोनों एक ही स्तर के थे तो विजेता आमतौर पर वह होता था जिसका बचाव सबसे मजबूत हो। इस मामले में रक्षात्मक कवच और सहायक वस्तुएं अत्यंत मूल्यवान थीं, कीमती खजानों के समान। अर्जुन ने इस बीच अपने स्वच्छंद कदमों ईआईडो तकनीक और ड्रॉप स्वॉर्ड में अधिक प्रवीण होते जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि इन तकनीकों में महारत हासिल करने से उसे एक ऐसी शक्ति प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सकता है जो उसे घमंडी बनने की अनुमति दे। गति भी शक्ति है, गति में दोगुनी वृद्धि ने उसे और भी बेहतर ढंग से समन्वित होने की अनुमति दी। जब उसने अपनी नई प्राप्त शक्ति और गति दोनों को एकाकी तीव्र मुट्ठियों को निष्पादित करते समय जोड़ा तो इसने अपने हिस्सों के कुल योग से अधिक परिणाम हासिल किया। हाँ, मैं आखिरकार ज़ियानेटियन स्तर पर हूँ। अर्जुन मुस्कुराया जैसा कि उसने अपने शरीर में बदलावों को देखा। उसके मांसल शरीर का सुदृढ़ीकरण, उसकी इंद्रियां, उसकी वसूली दर, दबाव का सामना करने की उसकी क्षमता, साथ ही उसकी जीवन शक्ति। जीवन शक्ति उसके जीवन बल के बराबर है। अर्जुन महसूस कर सकता था कि उसके जीवन काल में पहले की तुलना में कई गुना वृद्धि हुई थी। मुझे लगभग 500 साल की जीवन शक्ति मिली है। उसने कई लोगों के सपनों को पूरा कर लिया था, ज़ियानेटियन तक पहुंचना। न केवल यही, बल्कि वह अभी भी इतना युवा था। उसने प्रिया को दिए गए वादे को 5 साल में यानकुल को कुचलने का अब एक कदम और करीब था। मेरे पास खूब समय है। जब मैं चौथे आकाशीय स्तर के चरम तक पहुंच जाऊंगा तो मेरी शक्ति एक और ग्रेड तक बढ़ जाएगी। ओह, मैं भूल गया, मैंने अभी तक पहले सफलता के समय प्राप्त सभी जानकारी के माध्यम से नहीं देखा है। अर्जुन ने अभी तुलनात्मक रूप से खुश महसूस किया। ज़ियानेटियन, वह वास्तव में ज़ियानेटियन तक पहुंच गया था। योजक चिन्ह, जीवन का तरीका शरीर को मजबूत बनाने से शुरू हुआ, आत्मा की देखभाल पर जोर देने के साथ अंततः भौतिक रूप और आंतरिक आत्मा को जोड़कर एक दूसरे को सहारा प्रदान करते हुए। आत्मा की रक्षा करने से शरीर की रक्षा होगी, और जब शरीर की रक्षा की जाती है तो आत्मा भी सुरक्षित होती है। आत्मा को पोषित करने के लिए तनाव का प्रबंधन, शौक का आनंद लेना, साथ ही नैतिक चरित्र को बनाए रखना आदि। क्यू को पोषित करने के लिए व्यायाम और श्वास तकनीकों के माध्यम से। शरीर को पोषित करने के लिए मांस को तपाना और शुद्ध करना, चिकित्सा साधनों और मार्शल तकनीकों के माध्यम से। 9 एनिमल मिमिक्री टेक्निक, 9 जानवरों की नकल तकनीक। अर्जुन परेशानी से भर गया जैसा कि वह बाकी जानकारी के माध्यम से देखता रहा। मैंने सोचा कि इसे व्यायाम के लिए उपयोग की जाने वाली 5 एनिमल मिमिक्री टेक्निक, 5 जानवरों की नकल तकनीक के रूप में जाना जाता था। ये 9 एनिमल मिमिक्री टेक्निक क्यों बन गई? 1 मुहावरा जिसका अर्थ है ईर्ष्या। 2 5 एनिमल मिमिक्री टेक्निक एक वास्तविक तकनीक थी जिसे युद्ध के समय में एक वास्तविक जीवन के पौराणिक चीनी डॉक्टर हुआ तुओ द्वारा बनाया गया था। उसने अपने जीवन की शिक्षाओं को पुस्तकों में लिखा, लेकिन किसी तरह उनमें से केवल एक पुस्तक ही जलने से बच पाई, और उसके भीतर 5 एनिमल मिमिक्री टेक्निक थी जो शरीर को युवा, मजबूत, स्वस्थ और फिट रखने के लिए 5 प्रकार के जानवरों की गतिविधियों की नकल करती है। अध्याय 118 9 एनिमल्स मिमिक्री टेक्निक का हिरन कैंटर। 9 एनिमल्स मिमिक्री टेक्निक। 9 एनिमल्स मिमिक्री टेक्निक एक कौशल था जो 9 प्राचीन प्राणियों की क्यू खेती की विधि की नकल करता था। ड्रैगन, फीनिक्स, रॉक, क्रेन, हाथी, भालू, बाघ, बंदर, हिरन। ये 5 एनिमल्स मिमिक्री टेक्निक के 5 जानवरों के समान दिखते हैं।
अर्जुन ने उन 5 जानवरों को देखा जो उसने पहले 5 एनिमल्स मिमिक्री टेक्निक में देखे थे। क्या ये हो सकता है कि 5 एनिमल्स मिमिक्री टेक्निक 9 एनिमल्स मिमिक्री टेक्निक से ली गई थी? शायद अन्य 4 की कठिनाई बहुत अधिक थी और नकल करना बहुत मुश्किल था, या शायद इसका कारण ये था कि ये जानवर मौजूद नहीं थे। लेकिन हाथी, जिसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए था, वह अभी भी वहां था। अर्जुन बहुत परेशान था, लेकिन उसने आगे बढ़कर खुद के लिए पढ़ने का फैसला किया। अर्जुन ने थोड़ी देर इसके बारे में सोचने के बाद इसे भूल जाने का फैसला किया। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। वह खुद एक अलग आयाम में पार हो गया था और साथ में प्राचीन अनूठी तकनीकें भी ले गया था। प्राचीन काल में, यहाँ तक कि ड्रैगन और फीनिक्स जैसे शक्तिशाली पौराणिक प्राणी भी प्रभावी नहीं थे, इसलिए 9 एनिमल्स मिमिक्री टेक्निक एक ऐसी तकनीक बनकर रह गई जो किसी के स्वास्थ्य को बनाए रखती थी। ये कहता है कि स्वास्थ्य बनाए रखने का ये तरीका अभी भी बहुत महत्वपूर्ण था। एक को पता होना चाहिए कि प्राचीन लोग अपने स्वास्थ्य के रखरखाव पर बहुत ध्यान देते थे। 9 एनिमल्स मिमिक्री टेक्निक, जिसे 9 एनिमल्स क्यू मिमिक्री टेक्निक के रूप में भी जाना जाता है। 9 एनिमल्स मिमिक्री के किगोंग ने रक्षा, हमले और भागने के लिए 9 प्रकार के जानवरों की गतिविधियों की नकल की। ड्रैगन से लेकर हिरण तक, अर्जुन ने उन सभी के माध्यम से मोटे तौर पर पढ़ा और यह समझ आया कि उनके बीच कई समानताएं थीं। उदाहरण के लिए, हाथी और भालू दोनों की नकल ने भारी होने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, फिर भी मजबूत। पुरानी पीढ़ियों ने सोचा था कि हाथी भालू से मजबूत था और इसलिए उसकी ताकत भी थी। हालांकि ऐसा नहीं था। ये तुलना करना मुश्किल था कि कौन सा अधिक मजबूत था। तुलना करने पर, भारी आंदोलनों के होने के अलावा भालू के पास एक अंतिम मारक चाल भी थी, आयरनबैक माउंटेन डिफेंस। हल्की चीज को भारी की तरह उठाना, भारी चीज को हल्की की तरह उठाना। अर्जुन बहुत परेशान था। उसने बाद में इसके बारे में सोचने का फैसला किया। बाघ ने अपने वातावरण पर जोर दिया। पहाड़ से उतरते समय भयंकर बाघ का आभा, साथ ही पहाड़ में प्रवेश करने के बाद भयंकर बाघ का आभा। बंदर ने अपने लचीले आंदोलनों और अपने दोनों हाथों और पैरों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया। हिरण की गति और फुर्तीलेपन पर उसके कैंटर के साथ जोर दिया गया था। अर्जुन ने आगे बढ़ा और ड्रैगन, फीनिक्स, रॉक और क्रेन के अनुभागों के माध्यम से मोटे तौर पर देखा, लेकिन ये बहुत गहरे थे और इन्हें पचाने और समझने में समय लगेगा। ये कौशल ऐसे भी थे जिन्हें 1 या 2 दिनों में महारत हासिल नहीं किया जा सकता था। जिसने अर्जुन को खुश किया वह ये था कि प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक का उपयोग करने से 9 एनिमल्स मिमिक्री टेक्निक पर बेहतर नियंत्रण और महारत हासिल करने की अनुमति मिलती थी। ये 9 एनिमल्स मिमिक्री टेक्निक के नीचे संकेत दिया गया सूक्ष्म प्रिंट था। लगता है कि सभी कौशलों की समझ का आधार प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक होगा, यहाँ तक कि पाक कला कौशल भी। औषधीय व्यंजनों की रेसिपी। अर्जुन ने सबसे नीचे कुछ उपयोगी देखा। वह ऐसी चीजों से प्यार करता था। उसके पास दवाइयों की रेसिपी थी, मसालों की रेसिपी थी और अब औषधीय व्यंजनों की रेसिपी भी थी। शरीर को मजबूत करने वाले औषधीय व्यंजन बनाने की रेसिपी, चेहरे की चमक बढ़ाने वाले औषधीय व्यंजन बनाने की रेसिपी, निशान और मस से हटाने वाले औषधीय व्यंजन बनाने की रेसिपी, पुरुष की कामेच्छा को बढ़ावा देने वाले औषधीय व्यंजन बनाने की रेसिपी। ... ये वास्तव में स्वास्थ्य बनाए रखने के तरीके हैं। अर्जुन लगातार आने वाले आश्चर्यों से थोड़ा सुन्न हो गया था, लेकिन यह अच्छा था कि ये सभी चीजें बेहतर के लिए थीं। सभी जानकारी के माध्यम से पढ़ने के बाद अर्जुन को ऊब हो रहा था। आखिरकार उसने पहले उठाए गए कौशलों का अभ्यास अभी किया था। शायद उसे 9 एनिमल्स मिमिक्री के जानवरों में से एक का अभ्यास करने की कोशिश करनी चाहिए। ज़ियानिटियन कुलीनों के साथ कुछ लड़ाइयों का अनुभव करने के बाद, खासकर जब उसे गोल्डन स्टील डेमोनिक बॉय के साथ लड़ना पड़ा, अर्जुन को गति का महत्व पता था। दुनिया में सभी मार्शल आर्ट्स को गति से प्रतिकूल किया जा सकता है। यह एक सार्वभौमिक सत्य था। आखिरकार अर्जुन ने 9 एनिमल्स मिमिक्री टेक्निक में से हिरण का अभ्यास करने का फैसला किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे केवल हिरण के कैंटर का अभ्यास एक निम्न स्तर तक करने की आवश्यकता थी ताकि वह अपनी गति को दोगुना करने में सक्षम हो सके। चौथे आकाशीय स्तर की गति का 20% सफलता से पहले की स्थिति की गति से आधे से अधिक था। यह उस गति से भी तेज थी जो उसने एजिलिटी एनहांसिंग फ्रूट खाने पर प्राप्त की थी। वह बहुत उत्साहित था। हिरण कैंटर में क्यू को चैनल करने की एक अनूठी विधि थी। हिरण चपल और फुर्तीला था और इसे बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन ने लिखे अनुसार अपने क्यू को चैनल करने की विधि का पालन किया। उसने प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक से क्यू को अपनी दोनों टांगों में चैनल किया, जुयांग मिंग ऊर्जा चैनल, जुताई यंग ऊर्जा चैनल और जुताई यांग ऊर्जा चैनल से गुजरते हुए। अर्जुन ने एक मुद्रा धारण की और अपने शरीर में बदलावों को महसूस करने के लिए आंखें बंद कीं। जब प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक का क्यू योंगक्वान मेरिडियन के जुशाओ यंग चैनल से गुजरा तो उसने अचानक उछाल वाले बल के साथ साथ शक्ति का एक झटका महसूस किया और फिर उसका शरीर एक तीर की तरह तेज गति से बाहर निकला जो छोड़ा गया था। उसने इसे कुछ बार आजमाया, बहुत तेज गति से इधर उधर चलते हुए।
हालांकि ऐसा था मानो चलते समय वह अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रखता था, क्योंकि वह बेढंगा और अजीब महसूस करता था। कुछ बार बाद उसने रुका, आंखें बंद की और दाएं और बाएं के बीच दौड़ने की कोशिश की। समय अनजाने में बीत गया, जैसा कि अर्जुन का व्यस्त आंकड़ा चलता रहा। जब वह आखिरकार फिर से रुका तो उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। ये प्रशिक्षित करना इतना कठिन है, लेकिन मुझे आखिर इसका ढंग समझ आ गया। अर्जुन मुस्कुराया और चिल्लाया और तालाब से एक कछुआ पकड़कर सूप बनाने के लिए ले गया। कछुए के सूप को देखकर उसे शी किंग जून की याद आई। उसने एक बार कहा था कि वह उसके कछुए के सूप को पीने के लिए उसे ढूंढेगी, लेकिन तब से उसने उसे नहीं देखा था। कछुए का सूप अचानक बेस्वाद हो गया, जैसा कि अर्जुन के विचार उसके सामने खड़ी शांत सुंदरता के आंकड़े से भरे हुए थे। उसे सुंदर आकृति के विचारों से छुटकारा पाने के लिए पागलपन से प्रशिक्षण में अपनी सारी मेहनत लगानी पड़ी, लेकिन जैसे ही उसने रुका वह उसे याद किए बिना नहीं रह सका। उसे हिरन कैंटिंग का उपयोग करने का हाथ पकड़ने में आ गया था, लेकिन एक ऐसी स्थिति तक पहुंचने के लिए जहां उसकी गति दोगुनी हो, इसके लिए अभी और अधिक अभ्यास की आवश्यकता थी। हालांकि अर्जुन निश्चित रूप से कोई जल्दी में नहीं था। उसके पास तकनीक थी, उसके पास समय था, डरने के लिए क्या था। जब अर्जुन को जबरन बाहर निकाला गया तो ये देर रात हो चुका था और हवा में एक घातक चुप्पी छाई हुई थी। अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी और इस प्रकार वह खड़ा हुआ और तंबू से बाहर निकल गया। रात के आसमान में लटकते स्पष्ट चंद्रमा को देखकर उसके विचार उसके पिछले जीवन की ओर चले गए। वह घर पर सबसे छोटा बेटा था, उसके सामने 2 बड़े भाई थे। देहात में उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अभी भी प्रबंधनीय थी। उसके दोनों माता पिता काम करते थे और उसके भाइयों ने अपने अपने परिवार शुरू कर लिया था। उसके सबसे बड़े भाई को अपने करियर में भी काफी सफलता मिली थी। वह परिवार की एकमात्र निराशा था। उसने 18 साल की उम्र में हाई स्कूल से स्नातक करने के बाद एक तीसरे दर्जे के विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वह पूरे दिन इंटरनेट गेम्स का शौकीन था और किसी तरह उसकी एक गर्लफ्रेंड भी बन गई, लेकिन 1 महीने से भी कम समय में ब्रेकअप हो गया। जबकि लड़की सौम्य और सुंदर थी, उस समय वह उसके साथ समय बिताने के बजाय पूरा दिन अपने कंप्यूटर के सामने बिताना पसंद करता था। बस इतना था कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह अपने विश्वविद्यालय जीवन के पहले सेमेस्टर के समाप्त होने से पहले 9 महाद्वीपों की दुनिया में आ जाएगा। मेरे माता पिता को मुझे खोने पर दुख होगा, लेकिन भगवान का शुक्र है कि देहात में लोगों के परिवार बड़े होते हैं। मेरे ऊपर अभी भी 2 भाई हैं जो हमारे माता पिता के प्रति वफादार होंगे। अर्जुन ने एक आह भरा। उसने विशाल तारांकित रात के आकाश के लिए चुपचाप प्रार्थना की, अपने 2 भाइयों को खुशी की कामना करते हुए और यह भी कामना करते हुए कि वह अपनी खुद की खुशी ढूंढ पाए। उसने अपने पिछले जीवन में अपने माता पिता की देखभाल में रहा था और अपने भाइयों की सुरक्षा में। हालांकि इस जीवन में उसका कोई पिता नहीं था, अर्जुन के पास उसका 18 साल का अनुभव था, साथ ही एक माँ थी जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। वह संतुष्ट था। उसके पिछले जीवन की यादें भी धीरे धीरे फीकी पड़ रही थीं। इस जीवन में अर्जुन के पास केवल उसकी माँ ही उसका सबसे करीबी खून थी। यानकुल के बारे में सोचकर अर्जुन ने बहुत पहले ही फैसला कर लिया था कि वहां जाना एक अनिवार्य माना जाता था। चाहे वह कोई भी हो, वह उन लोगों को 100 गुना वापस चुकाएगा जिनके प्रति उसकी माँ का ऋण था। हालांकि वह उन लोगों को 1000 गुना वापस चुकाएगा जिन्होंने उसकी माँ को धक्का दिया था, भले ही वह उस पिता का परिवार हो जिससे वह कभी नहीं मिला था। माँ, बस थोड़ा और इंतजार करो, तुम्हारा बेटा पहले ही तैयारी कर रहा है। अर्जुन ने सिर उठाया और एक गहरी सांस ली। अगले दिन एक साधारण नाश्ते के बाद वे फिर से रास्ते पर निकल पड़े। अर्जुन ने देखा कि पिछले दिन गोल्डन स्टील डेमोनिक बीस्ट की मुलाकात से दबा हुआ माहौल धीरे धीरे फैल गया था, खासकर अर्जुन बेई, जिसने फिर से बात करना शुरू कर दिया था। अर्जुन बेई पहले ही मार्शल वॉरियर की 8वीं ग्रेड के चरम पर थी और अर्जुन कुल में एक छोटी प्रतिभा मानी जाती थी, न केवल नाम में बल्कि वास्तविकता में भी। क्योंकि अर्जुन बेई ने पहले भी अच्छा प्रदर्शन किया था, अर्जुन लुओ ने 4 स्ट्रेंथ एनहांसिंग फ्रूट में से 2 अर्जुन बेई को दे दिए थे, जिससे उसे 7वीं ग्रेड के बीच बेजोड़ बनने की अनुमति मिली। अर्जुन भैया, आपके मानक का स्तर अब वास्तव में क्या है? उन्होंने कहा कि आपने ज़ियानिटियन बाइजोंग को मारा, क्या ये सच है? अर्जुन बेई की जिज्ञासा फिर से शुरू हो गई। अर्जुन ने थोड़ा बेबस महसूस किया, जैसा कि उसने उस जोड़े बड़े पिल्ला आंखों को देखा। अर्जुन बेई को छोटे होने से ही उसके साथ घूमना पसंद था। वह प्रभावशाली और शालीनता के साथ बड़ी हुई थी, उसका शरीर परिपक्व हो गया था और उसके आंकड़े का अनुपात ठीक था। उसके उत्कृष्ट चेहरे और बड़ी और सुंदर आंखों की जोड़ी के साथ वह काफी छोटी सुंदरता थी। बस ये छोटी लड़की अभी भी उसकी बांह पर लटकी रहती थी, जैसा कि उसने छोटे होने पर किया था, या यहाँ तक कि उसे अपनी पीठ पर ले जाने की भीख मांगती थी, जैसा कि उन्होंने छोटे होने पर किया था। अर्जुन हर बार इनकार कर देता था, लेकिन उसका परिपक्व शरीर उसे हमेशा अजीब महसूस कराता था जब भी वह एक स्नीक अटैक करती और उसकी पीठ पर कूद जाती। फिर भी अर्जुन को ऐसा लगा मानो वह छोटी लड़की से बच रहा था। क्या तुम विश्वास करती हो कि मैं अब एक ज़ियानिटियन कल्टिवेटर हूँ?
अर्जुन हंसा, मैं विश्वास नहीं करती। अर्जुन बेई ने पुष्टि में सिर हिलाया। हाँ, मैं भी इस पर विश्वास नहीं करता। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन भैया, आप वाकई परेशान करने वाले हैं। तो क्या आपने उस बाई जोन को मारा? अर्जुन बेई ने अपने होंठ निकालकर पूछा। यही वह दुनिया थी जो मजबूरों का सम्मान करती थी। एक जवान लड़की जो अभी तक उम्र की नहीं हुई थी, स्वाभाविक रूप से आपसे पूछ रही थी कि क्या आपने दूसरे व्यक्ति को मारा था। अगर यह उसके पिछले जीवन में होता तो ये पूरी तरह से अलग होता, लेकिन अब इसे बहुत सामान्य माना जाता था। माहौल ने वाकई उसमें रहने वाले व्यक्ति के प्रकार को बनाया। क्या तुम विश्वास करोगी अगर मैं कहूं कि मैंने उसे मारा? मुझे नहीं पता। क्या तुम विश्वास करती हो? मैं विश्वास नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं विश्वास नहीं भी करती। अर्जुन बेई ने उदासी से कहा। 5 दिन बाद वे अपने गंतव्य दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला पर पहुंचे। यहाँ की हवा किसी भी अन्य जगह की तुलना में स्पष्ट और ताज़ा थी। ये वास्तव में महान प्रकृति का एहसास था, हद तक कि व्यक्ति आसपास के वातावरण में स्पष्ट रूप से स्वर्ग और पृथ्वी से क्यों को महसूस कर सकता था। आश्चर्य नहीं कि क्षेत्र औषधीय जड़ी बूटियों की प्रचुरता में पैदा हो सकता था। पहाड़ी श्रृंखला के आधार पर खड़े होकर उन पहाड़ों को देखते हुए जो इतने ऊंचे थे कि वे बादलों में चले गए थे, उन्होंने एक चौड़ा पहाड़ी रास्ता घुमावदार और ऊपर की ओर जाता देखा, और घर पहाड़ी रास्ते के दोनों तरफ स्थित थे। यहाँ के लोग इस क्षेत्र को दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला का गढ़ कहते थे और मुख्य रूप से शिकार करने, साथ ही औषधीय जड़ी बूटियां एकत्र करके अपना जीवन यापन करते थे। मेटालिक बुल बीस्ट द्वारा खींची गई गाड़ी ने घुमावदार रास्ते का पालन किया और ऊपर की ओर बढ़ी। जबकि ढलान बहुत खड़ी नहीं थी, घुमावदार रास्ता बहुत लंबा था, इसलिए जिस गति से वे चढ़ रहे थे वह स्वीकार्य थी। और कोई चारा नहीं था, पहाड़ी श्रृंखला बहुत विशाल थी। शायद इसलिए कि वे पहले यहाँ आए थे, या एक ही अक्सर औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने के लिए आने वाले लोग होते थे, लेकिन उन्हें उनमें से बहुत सारे जल्दी से मिल गए। कुछ औषधीय जड़ी बूटियां थीं जिन्हें अर्जुन पहचान नहीं सका, लेकिन उसने बाकी को किताबों में पहले पार किया था। अगर घर में औषधीय जड़ी बूटियां थीं, तो वे कीमत पर बातचीत करेंगे और उन्हें खरीद लेंगे, अगर नहीं तो वे चढ़ाई जारी रखेंगे। यह अच्छा था कि औषधीय जड़ी बूटियां बहुत हल्की थीं, इसलिए वे खरीद के बाद उन्हें सीधे गाड़ी में लाद सकते थे। उनकी गाड़ी 2 मेटालिक बुल बीस्ट्स द्वारा खींची जाती थी और औषधीय जड़ी बूटियों को लोड करने के लिए एक अलग गाड़ी थी। अर्जुन को लगा कि दृश्य बहुत परिचित था। ये वैसा ही था जैसा कोई अपने पिछले जीवन में विभिन्न सड़कों पर खरीदारी करने जाता था। अर्जुन ने पहाड़ों में रहने वाले दयालु लोगों की उपस्थिति में बहुत आराम महसूस किया। अर्जुन ने उन कुलीनों को पसंद नहीं किया जो चमकदार कपड़े पहनते थे, उनकी आंखें अपने सिर के ऊपर दिखाई देती थीं, और गरीबों को नीचे देखते थे बस इसलिए कि उनके पास कुछ पैसा था। वे बदबूदार थे। जल्द ही वे पहाड़ के आधे रास्ते तक पहुंच गए और वे जिस रास्ते से आए थे उसी से वापस जाने लगे। चूंकि पहाड़ बहुत ऊंचा था, यह आगे की ओर निवास के लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए वे केवल वापस जा सकते थे और दूसरे पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कर सकते थे। जब वे दूसरे पहाड़ पर पहुंचे तो अर्जुन ने पिछले वाले से ज्यादा अंतर नहीं देखा। हर पहाड़ पर एक औसत गांव के आकार के लगभग 2000 परिवारों के लिए आवास था। बड़े परिवारों में लगभग 10 अजीब लोग थे, जबकि छोटों में कम से कम 5 से 6 सदस्य थे। इन पहाड़ों को निवास के लिए उपयुक्त होने के लिए संशोधित भी किया गया था। प्रवेश द्वारों पर पत्थर के दरवाजे भी थे ताकि रात में जंगली जानवरों और भयंकर जानवरों को अंदर आने से रोका जा सके। अर्जुन और साथियों के पहाड़ में प्रवेश करने के तुरंत बाद उन्हें आगे से बहस करती आवाजों की चिल्लाहट सुनाई दी। रास्ता अवरुद्ध था। अर्जुन जिज्ञासु था, इसलिए वह गाड़ी से उतरा और चला गया। सामने के लोगों का समूह एक युवा मोटे आदमी के चारों ओर इकट्ठा हो गया था। शायद वह कम से कम 300 जिन का था। हालांकि उसका गोल शरीर बहुत सुडौल दिखता था और केवल वसा से भरा हुआ नहीं था। उसके चेहरे पर बचपन की भावना थी। ये बस इतना था कि यह मोटा आदमी अपने आखिरी सांस पर था, वहां लेटा हुआ, जितना वह ले सकता था उससे ज्यादा बाहर निकाल रहा था। इकट्ठा होने वाले लोग सभी अपनी अपनी बातचीत कर रहे थे और अर्जुन ने उनकी कुछ बातचीत सुनी। ये वास्तव में पाप है, पाप। स्वर्ग की आंखें नहीं है। लिटिल पांग वाकई बहुत दयनीय है, एक बूढ़े आदमी ने कहा। इसमें क्या दयनीय है? जिसने अपने माता पिता और भाई बहनों को मौत के लिए श्राप दिया था, वह दयनीय क्यों होना चाहिए? उसे तो पहले मर जाना चाहिए था। लगभग 30 साल की एक सुंदर शादीशुदा महिला ने बूढ़े आदमी को घूरते हुए कड़वे स्वर में कहा। बूढ़े आदमी ने एक गहरी आह भरी। ... उसे बचाने का अभी भी मौका है। अध्याय 119 रहस्यमयी छोटा मोटा लड़का। ऐसा लगता है कि अभी भी उम्मीद है। छोटे भाई, क्या तुम कह रहे हो कि इस छोटे मोटे लड़के को अभी बचाया जा सकता है? बूढ़े आदमी ने, जो पहले आह भर रहा था, अर्जुन को आश्चर्य से देखा। हाँ, बूढ़े पिताजी, समस्या क्या है? अर्जुन ने लोगों की बातचीत सुनकर खुद को रोक नहीं पाया और बूढ़े आदमी से पूछा। सिगह,
जब से यह छोटा मोटा लड़का पैदा हुआ है, एक के बाद एक विपत्ति आती रही है। हमारे परिवार पर लगातार प्रहार होते रहे हैं। जब वह 3 साल का था तो उसकी मां गंभीर बीमारी के कारण चल बसी। जब वह 7 साल का था तो उसके पिता शिकार करने गए थे और एक विशाल भालू ने उन्हें खा लिया। इतनी साफ सुथरी तरह से खा गया कि उनकी हड्डियां भी नहीं बचीं। उसके बाद उसका बड़ा भाई ही था जिसने उसे पाला। जब वह 12 साल का था तो उसे एक अजीब बीमारी हो गई। जब भी यह बीमारी उभरती, वह अपनी याददाश्त खो देता और किसी को नहीं पहचानता था। छोटे मोटे लड़के में जन्मजात दिव्य शक्ति थी और केवल उसका बड़ा भाई ही उसे समझा सकता था। लेकिन एक बार जब बीमारी ने अपना रूप लिया, लक्षण और भी बदतर हो गए और उसने गलती से अपने ही भाई की हत्या कर दी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। जिस क्षण उसने छोटे मोटे लड़के को देखा, उसे पता चल गया था कि वह मौन पागलपन से पीड़ित था। वह केवल कुछ समय के लिए होश में रहता था। एक बार जब बीमारी फिर से सक्रिय होती तो वह किसी को नहीं पहचान पाता था और यहाँ तक कि लोगों पर हमला भी कर देता था। इस बच्चे का जीवन बहुत कठिन है। हम उसकी भूख भी नहीं मिटा सकते। अपने भाई की हत्या करने के बाद उसका वजन काफी कम हो गया और अगर कई लोगों ने उसे रोका न होता तो वह लंबे समय पहले आत्महत्या कर चुका होता। अपनी मृत्यु से पहले उसके भाई ने भी भावुक होकर कहा था कि छोटे मोटे लड़के को मरने नहीं देना है। छोटा मोटा लड़का जीना चाहिए। यही एकमात्र कारण था कि हम छोटे मोटे लड़के को आत्महत्या से रोक सके। बूढ़े आदमी ने कड़वाहट से कहा। अर्जुन के दिल में दया आई जब उसने सुना कि भोजन की कमी के कारण छोटे मोटे लड़के का वजन कितना कम हो गया था। तब पहले यह मोटा लड़का कितना मोटा होगा। मौन पागलपन को भावनाओं और मानसिक क्षमताओं पर नियंत्रण खोना माना जा सकता था। अर्जुन छोटे मोटे लड़के के पास गया और बैठ गया और फिर एक सुनहरी सुई निकालकर उसके बाई हुई एक्यूपॉइंट में डाल दी। अपनी स्वर्गीय दृष्टि तकनीक को सक्रिय करते हुए उसने देखा कि उसकी ऊर्जा चैनल में सोयाबीन के आकार का ठोस क्यू का एक थक्का था जो उसकी सामान्य क्यू के मार्ग को अवरुद्ध कर रहा था। जब भी क्यू का मार्ग अवरुद्ध होता, मौन पागलपन सक्रिय हो जाता। अर्जुन ने सुई के माध्यम से अपनी प्राइमोर्डियल लॉ की एक बूंद प्रसारित की ताकि ठोस क्यू की गांठ को पिघलाया जा सके और छोटे मोटे लड़के की ऊर्जा चैनलों को साफ करने में सहायता मिल सके। छोटे भाई, तुम क्या कर रहे हो? वह मर जाएगा। वह सुंदर विवाहित महिला वास्तव में शिकायत करने लगी। हमारे चिकित्सक ने पहले ही कहा था कि यह बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। यह मन की बीमारी है। नए बछड़े बाघ से नहीं डरते। एक मध्यम आयु का मजबूत आदमी जो एक बैग लिए हुए था ने उपेक्षा से कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे इस क्षेत्र का सबसे अच्छा चिकित्सक माना जाता था। अर्जुन ने लंबे समय तक रुककर काम किया, इससे पहले कि उसने अपनी सुई वापस ले ली और उसी समय मोटे लड़के की छोटी उंगली हिली। भीड़ ने आश्चर्य से देखा जैसे छोटा मोटा लड़का अपनी आंखें खोली, भीड़ को भटकती नजरों से देखता रहा। जिस क्षण उसने अपनी आंखें खोली, अर्जुन को पता चल गया कि छोटे मोटे लड़के की उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि उसकी दोनों आंखों में बचपन का भाव देखा जा सकता था। दिव्य चिकित्सक, उसने इतनी आसानी से उसका इलाज कर दिया। दिव्य चिकित्सक ... यह नहीं पता था कि किसने पहले दिव्य चिकित्सक के शब्दों को पुकारना शुरू किया। इसके शुरू होने के बाद पूरी भीड़ उसके साथ चिल्लाने लगी। अर्जुन ने थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। आखिरकार वह ऐसी स्थितियों का आदी नहीं था। वह मजबूत मध्यम आयु का आदमी बिना किसी निशान के गायब हो गया था। पहाड़ों में रहने वाले लोगों का यह अच्छा पहलू था। वे ईर्ष्या करते थे या यहाँ तक कि ताने मारते थे, लेकिन वे जलन या नफरत महसूस नहीं करते थे। छोटे मोटे लड़के, जल्दी से इस दिव्य चिकित्सक को धन्यवाद दो। वही है जिसने तुम्हें बचाया है। बूढ़े आदमी ने तुरंत छोटे मोटे लड़के को निर्देश दिया। क्या तुम ही हो जिसने मुझे बचाया? छोटे मोटे लड़के की आवाज एक धीमी बेधड़क आवाज में बोली, लेकिन कोई सुन सकता था कि उसकी आवाज में क्यों की जीवंतता थी। मुझे लगता है, अर्जुन मुस्कुराया और गर्मजोशी से जवाब दिया। छोटे मोटे लड़के की आंखें घूमी, भीड़ को घूरती रहीं और फिर अर्जुन पर जा टिकीं। धन्यवाद, तुम एक अच्छे इंसान हो। अर्जुन, मैं तुम्हारा अनुग्रह का ऋण चुकाने के लिए तुम्हारा पालन करना चाहता हूँ। छोटे मोटे लड़के के शब्दों ने अर्जुन को थोड़ा स्तब्ध कर दिया। तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई है और फिर कभी सामने नहीं आएगी। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे चुकाओ। अर्जुन ने निराश होकर जवाब दिया। उसे अपने चारों ओर एक छोटा मोटा लड़का क्यों घुमाना पड़ता? मेरे भाई के गुजरने से पहले उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे उसका पालन करना चाहिए जो मुझे बचाता है ताकि उनका ऋण चुकाया जा सके। मैं वास्तव में बहुत मजबूत हूँ और तुम्हारे लिए बहुत सारे काम कर सकता हूँ। छोटे मोटे लड़के की बेधड़क आवाज में बचपन का एक संकेत था। फैटी वास्तव में मजबूत है। उसने एक बार पहाड़ों में एक विशाल ऐप को मुट्ठी से मारा था। पहले वाले बूढ़े आदमी ने जोड़ा। विशाल पहाड़ी ऐप एक 8वीं श्रेणी का भयंकर जानवर है। अगर वह उसे मुट्ठी से मार सकता था तो उसकी शक्ति का स्तर लगभग 5000 जिन के आसपास होना चाहिए।
अर्जुन चौंक गया। ये वास्तव में जन्मजात दिव्य शक्ति थी। केवल उसका शारीरिक शरीर ही 5000 जिन की शक्ति का स्तर रखता था। कितना भयानक! इस निर्जन क्षेत्र में वह अगर चाहता तो खुद को अधिपति भी घोषित कर सकता था। कृपया उसे अपने साथ ले जाए, अगर वह पहाड़ पर रहेगा तो हमें हमेशा चिंता रहेगी। सुंदर विवाहित स्त्री ने आग्रह किया। अर्जुन ने अपने भौहों को त्योड़ा जैसा उस सुंदर विवाहित स्त्री को देखा जिसकी बातों में हमेशा एक तेज धार थी। पहले उसने केवल उसे एक नजर देखा था, लेकिन अब जब वह करीब से देख सकता था, वह वास्तव में एक श्रेष्ठ श्रेणी की सुंदरता थी। अंडाकार चेहरा, आकर्षक फीनिक्स आंखों की जोड़ी के साथ। उसके बाल किनारे पर बने हुए थे जो उसके आकर्षण में 30% जोड़ते थे। उसके दोनों स्तन इतने विकसित थे कि वे लगभग उसके कपड़ों से फटकर बाहर आने वाले थे, और उसकी कमर इतनी पतली थी कि एक हाथ से उसे गले लगाया जा सकता था। उसके कूल्हों का आकार बड़ा और उठा हुआ था, उसके चमेली जैसे लंबे पैरों द्वारा समर्थित। वह गुलाबी पोशाक पहने थी जो अत्यंत ध्यान आकर्षित करने वाली थी, उसे मुर्गियों की भीड़ में एकमात्र सारस जैसा दिखाती थी। वह वास्तव में सुंदर थी, बस उसकी बातें अत्यंत कठोर थीं। अर्जुन को अपनी ओर देखते देखकर उसने फुहर तरीके से पलक झपकाए। दुर्भाग्य से उसके लिए अर्जुन की मतलब निकालने वाली महिलाओं में कोई रुचि नहीं थी। आकाश पहले ही अंधेरे हो चुके थे, इसलिए अर्जुन ने छोटे मोटे लड़के को अपना अनुयायी बनाने का फैसला किया। आखिरकार उसके सामने का रास्ता अभी लंबा था। माँ, चलो यहाँ एक रात आराम करते हैं और सुबह हम पैक कर लेंगे। और जहाँ तक फैटी की बात है, उसे हमारे साथ जाने देते हैं। प्रिया हंसी और उसने सिर हिलाया। पहाड़ के लोगों को उनके यहाँ आने का उद्देश्य पता चलने के बाद उनमें से कई तुरंत खड़े हो गए और व्यापार के लिए अपनी जड़ी बूटियां पेश की। इस प्रकार प्रिया और बाकियों को बहुत परेशानी से बचाया। छोटे दिव्य चिकित्सक, मेरे घर में भी जड़ी बूटियां हैं। बाद में मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें जड़ी बूटियां दे दूंगी। सुंदर विवाहित स्त्री ने धीरे से फुसफुसाया और लगभग अर्जुन को लुभाती हुई। शीकिंग जून के साथ काम करने के बाद से उसने फिर कभी ऐसा नहीं किया था। अब उसके सामने इतनी लुभावनी महिला थी, उसकी रॉड अनजाने में खड़ी होने लगी, जैसा कि उसने वासना की ज्वाला जलते हुए महसूस की। कल, अभी बहुत देर हो चुकी है, अर्जुन ने खुद को दबाते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। छोटे मोटे लड़के को ये जानकर कि अर्जुन उसे अपने साथ लेने को तैयार है, उसके दिल में बहुत खुशी हुई। अब अर्जुन को पता चला कि ये 2 मीटर लंबा और 300 जिन भारी छोटा मोटा लड़का केवल 15 साल का था और उससे 1 साल छोटा था। अंत में उन्होंने छोटे मोटे लड़के के घर पर रुकने का फैसला किया और कल जड़ी बूटियों का व्यापार पूरा करने के बाद वापस लौटने थे। घर पहुंचने पर छोटे मोटे लड़के ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूं। अंत में अर्जुन ने छोटे मोटे लड़के को रोक दिया। उनके आने से पहले उसने पहले ही अपनी तैयारी कर ली थी और रात के खाने के इरादे से 2 जंगली हिरण शिकार किए थे। भोजन के दौरान अर्जुन को अंततः पता चला कि छोटे मोटे लड़के का नाम छोटा मोटा लड़का क्यों था। उसी भोजन 3 पुरुषों से भी अधिक था, लेकिन उसकी जन्मजात दिव्य शक्ति के बारे में सोचने के बाद ये केवल उम्मीद के अनुरूप था। कुछ समायोजन के बाद मैं उसमें से एक समर्थक पैदा कर सकता हूँ। अर्जुन ने छोटे मोटे लड़के को प्रशिक्षित करने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू किया। अगर उसके प्रयास असफल हो गए तो वह छोटे मोटे लड़के को अभी भी ग्रीन वुल्फ गैंग में रख सकता था ताकि वह 2-3 साल के लिए खुद को तराश सके। रात के दौरान अर्जुन अपने बैंगनी जैद अमर के क्षेत्र में चला गया। सफलता के बाद से अर्जुन को एहसास हुआ कि बैंगनी जैद अमर के क्षेत्र में भी कुछ बदलाव आए थे। उसके शारीरिक आंकड़ों में वृद्धि के अलावा रसायन विज्ञान के लिए अनुभव प्राप्त करने की दर भी बहुत बढ़ गई थी। यह उसकी प्राइमोर्डियल सुई तकनीक के लिए प्राप्त अनुभव के लिए भी सच था। अब उसकी प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक पहले ही कुल 50 चक्रों के परिसंचारित क्यू तक पहुंच गई थी। फ्री स्पिरिट स्टेप्स के साथ साथ सॉलिटरी रैपिड फिस्ट को पहले ही पूर्णता के स्तर तक प्रशिक्षित किया जा चुका था। बैंगनी जैद अमर के क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद अर्जुन ने पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का फैसला किया। आज रात चंद्रमा चमकदार और उज्ज्वल था। पहाड़ों की हवा भी अतुलनीय रूप से ताज़ थी। आराम से पहाड़ों पर चढ़ते हुए अर्जुन के कदम एक पहाड़ी बिल्ली के समान थे, फुर्तीला, चपल और शांत। अपनी चढ़ाई शुरू करने के तुरंत बाद एक मंद ध्वनि ने रात की शांति तोड़ी और तैरती हुई आई। अर्जुन स्तब्ध रह गया। ये ठीक वैसी ही आवाजें थीं जैसी शीकिंग जून ने किए थे जब वे आवेग के झंखाड़ में थे। सार्वजनिक रूप से सेक्स। उसके दिल में जलती हुई वासना फिर से सतह पर आ गई। इसे एक मुफ्त शो मान लेते हैं। अर्जुन आवाज की दिशा में बढ़ा। एक विशाल चट्टान के पीछे एक मजबूत दिखने वाला आदमी और एक अच्छी तरह से विकसित युवा महिला अर्जुन की दृष्टि में प्रकट हुए, रिवर्स काउगर्ल स्थिति में। आदमी अटूट रूप से महिला में ऊपर की ओर धक्का दे रहा था, जबकि महिला आनंद की चीखें निकाल रही थी। अर्जुन ने जब महिला की विशेषताओं पर ध्यान दिया तो वह चौंके बिना नहीं रह सका। यह कोई और नहीं थी बल्कि वही विवाहित स्त्री थी जिसने उसे पहले अपने घर जाने के लिए आमंत्रित किया था। दूसरी ओर अर्जुन ने उस मजबूत आदमी को भी पहचान लिया।
वह कोई और नहीं था बल्कि वही पहले का डॉक्टर था जो एक बैग लिए हुए था। अर्जुन की दृष्टि उस महिला के दोनों स्तनों पर पड़ी। मांस के सफेद ढेर हर धक्के के साथ कांपते और हिलते थे, जिससे अर्जुन की आंखें चक्कर खाने लगीं। सुंदर विवाहित स्त्री आनंद में अपनी आंखें बंद किए हुई थी और कराह रही थी। मजबूत आदमी को लय में नेतृत्व लेने की अनुमति दे रही थी। कुछ क्षणों के बाद आदमी की गति धीमी हो गई और उसने संतुष्टि की एक बड़ी चीख निकाली। इससे पहले कि महिला उसके ऊपर ढह गई, उसका शरीर बाद की चमक से कांप रहा था। प्यारी बच्ची, क्या यह आरामदायक है? मैं तुम्हारे पति से बहुत बेहतर हूँ। आदमी संतुष्टि से हंसा, जैसा कि उसने महिला के स्तनों को कुछ बार निचोड़ा। मुझे याद मत दिलाओ, उसकी रॉड केवल कुछ क्षणों के लिए ही कठोर बनी रह सकती थी। मुझमें प्रवेश करने से पहले ही यह ढीली पड़ गई, यह मुझे कैसे संतुष्ट कर सकती थी? महिला ने शिकायत की, थोड़ी असहायता से। हाँ, अगर तुम भविष्य में उत्तेजित हो तो मुझे ढूंढो, मैं किसी भी समय उपलब्ध हूँ। संतुष्टि की गारंटी। तुम बहुत परेशान करते हो। फिर इतने जंगली। अर्जुन ने धीरे से आह भरी। जैसा कि कहावत है, 30 की उम्र की एक महिला एक कामुक भेड़िया के समान होती है, जबकि 40 की उम्र की एक महिला एक जंगली तेंदुए के बराबर होती है। रात के बीच में चुपके से बाहर निकलकर इधर उधर फटकना, बस इसलिए कि उसका पति उसे संतुष्ट नहीं कर सकता था। एक बार और फिर आदमी ने बोलने के बाद महिला को नीचे दबा दिया और मिशनरी स्टाइल में करना शुरू कर दिया। पहले वाला युवा डॉक्टर बहुत आकर्षक दिखता था। महिला ने धीरे से कराहते हुए कहा, तुम कामुक कुतिया, मैं तुम्हारा बाप। तुम्हें संतुष्ट करने के बाद उस युवा सुंदर विधवा के पास जाऊंगा जो पहले जड़ी बूटियों का व्यापार कर रही थी। मुझे यकीन है कि वह और भी अधिक संतोषजनक होगी। मजबूत आदमी ने बोलते हुए अपने कूल्हों को पागलपन से धक्का देना जारी रखा। अध्याय 120 यूहे का आकर्षण। उस आदमी ने खूबसूरत युवा पत्नी को अपने शरीर के नीचे दबाया। उसकी भुजाओं ने महिला की लंबी जैद जैसी चिकनी टांगों के नीचे हुक किया ताकि खुद को सहारा दे सके और उसके कूल्हों को यथासंभव ऊपर उठाया। आदमी की मोटी और ठोस पुरुषत्व ने जोरदार धक्का दिया और काफी हद तक बाहर खींचा, और उसने हर बार धक्का देने पर महिला को कराहते बनाया। बस जब उसने ये कहना समाप्त किया कि वह इस कामुक कुतिया को संतुष्ट करने के बाद उस सुंदर युवा विधवा के साथ संतुष्ट होगा जो जड़ी बूटियों का व्यापार कर रही थी, और बस जब उसकी रॉड जो अंदर बाहर जा रही थी, बाहर आने के बाद उसके पास अंदर धक्का देने का समय नहीं था, क्योंकि आदमी को नीचे एक मजबूत दर्द की लहर महसूस हुई। जब उसने नीचे देखा तो वह इतना डर गया कि बेहोश हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक पत्थर ने उसकी पुरुषत्व को मांस के लुढ़के में कुचल दिया था। अर्जुन भावनाओं के बिना चला गया। यह अश्लील मुख आदमी। मैंने शुरू में उसे मारने का इरादा किया था, लेकिन शायद उसके जीवन को एक जीता हुआ नरक बनाना बेहतर होगा। अर्जुन के जाने के बाद जब आदमी बेहोश हो गया तो उसकी तेज चीख ने उस महिला को, जो अभी भी आनंद में डूबी हुई थी, नीचे की त्रासदी को देखने पर मजबूर किया, और फिर उसने एक चीख निकाली। शांत रात में वह चीख दूर दूर तक फैल गई। जल्दी ही कई लोग मशालें पकड़े हुए दर्जनों लोगों को इकट्ठा करते हुए जल्दी से पहाड़ पर चढ़े। उन्हें लगा होगा कि जंगली जानवर पहाड़ पर चढ़ आए होंगे, इसलिए प्रत्येक समूह अपने हथियारों के साथ जल्दी से पहाड़ पर चढ़ा। जब वे पहुंचे तो उन्होंने डॉक्टर के निचले शरीर पर तबाही देखी, जिसने अपनी चेतना खो दी थी, उसका नग्न शरीर और सुंदर युवा पत्नी जिसके कपड़े अव्यवस्था में थे। उनके रिश्ते के बारे में पिछली अफवाहों ने सभी को यह सुनिश्चित करा दिया कि वे दोनों शर्मनाक कार्य में लगे हुए थे। अब उनके पास एकमात्र सवाल यह था कि आदमी ने अपना सबसे महत्वपूर्ण शरीर का हिस्सा कैसे खो दिया। तुम फिरौती साली, यहाँ अपना आसन वापस ले आओ। एक और मजबूत आदमी ने सुंदर युवा पत्नी को खींचा और वापस घसीटा। दुर्भाग्य से अर्जुन इस दृश्य को देखने में असमर्थ था। अगले दिन सब कुछ वापस सामान्य हो गया, लेकिन कुछ फुसफुसाहट थी कि किसी ने अपने अंडकोश खो दिए। अर्जुन जानता था कि वे उस अश्लील मुक्त डॉक्टर के बारे में बात कर रहे थे। कुछ चर्चाएं किसी राक्षसी के विवाहेतर संबंध के बारे में भी थीं। सबसे लोकप्रिय विषय यह था कि किसने डॉक्टर के अंडकोश को कुचल दिया। कुछ लोगों को संदेह था कि यह सुंदर युवा पत्नी थी, जबकि अन्यों ने संदेह किया कि यह सुंदर युवा पत्नी के पति का काम था। ये परिकल्पनाएं अर्जुन को हंसाना चाहती थीं। दोपहर के करीब वे लगभग अपने जड़ी बूटी के व्यापार से समाप्त हो चुके थे, एक गाड़ी को पूरी तरह से भर रहे थे। छोटे मोटे लड़के की मदद से वे आसानी से यात्रा करने में सक्षम थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे पता था कि प्रत्येक घर में किस प्रकार की जड़ी बूटियां थीं, जिससे उनकी दक्षता बढ़ गई। उन्होंने जल्दी से सब कुछ तैयार करना समाप्त कर दिया। जब उन्होंने जाने का फैसला किया तो वह मजबूत डॉक्टर, एक मध्यम आयु की महिला द्वारा समर्थित, अर्जुन के सामने पहुंचा। दिव्य चिकित्सक, मुझे पता है कि आपके चिकित्सा कौशल दिव्य हैं, इसलिए आपको मेरी मदद करनी होगी। उस डॉक्टर ने पहले ही अर्जुन को एक जियानेटियन रसायनविद मान लिया था और सोचा कि वह ऐसे छोटे गोले बना सकता था जो शरीर के अंगों को पुनर्जीवित कर सकते थे। आपके साथ क्या हुआ? आपको कहाँ असुविधा महसूस हो रही है? अर्जुन ने उस अजीब और ठोस आदमी को संदेह से देखा। उसने आदमी के शरीर के चारों ओर देखा।
मुझे खेद है, मैं शक्तिहीन हूँ। वह चीज पहले से ही पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अर्जुन ने सिर हिलाया और दया के साथ बोला। आसपास के लोगों ने चुपके से आपस में चर्चा करना शुरू किया कि कैसे आदमी को लोगों को बचाने के भुगतान के रूप में अन्य महिलाओं के साथ बिस्तर पर जाने की आवश्यकता होती थी। जल्द ही आदमी को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने अर्जुन से फिर से भीख मांगने के विचारों को त्याग दिया और घबराहट में फिसल गया। एक डॉक्टर के रूप में आपने खुद को गरिमा के साथ नहीं आयोजित किया। मुझे वास्तव में परवाह नहीं है कि आप संबंध रख रहे थे या नहीं, लेकिन मैं आपकी बुरी बातचीत और दूसरों की कमजोरतम स्थिति में उनका फायदा उठाने को माफ नहीं कर सकता था। अर्जुन को लगा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। जब वे लौटे तो उनके साथ छोटा मोटा लड़का एक अतिरिक्त सदस्य के रूप में था। उस बूढ़े आदमी ने अर्जुन और प्रिया को उसके बारे में कई अच्छी बातें बताईं और फिर छोटे मोटे लड़के को चेतावनी दी, तुम्हें उनके आदेशों को सुनना होगा और उनके लिए कोई परेशानी नहीं पैदा करनी होगी। जीते रहो और अपने भाई की उम्मीदों को निराश मत करो। मुझे पता है दादा, वो इन सभी वर्षों में आपकी और अन्य दादाओं की मदद के लिए धन्यवाद। छोटे मोटे लड़के ने आभार से कहा। वापसी के रास्ते में अर्जुन को लगा कि यह यात्रा वास्तव में इसके लायक थी। उसे यह कहना होगा कि इसका सबसे अधिक मूल्य था। उन्होंने अप्रत्याशित रूप से एक अतिरिक्त छोटा मोटा लड़का वापस लाया। सटीक होने के लिए वह वास्तव में एक बड़ा मोटा लड़का है, लेकिन चूंकि वह अभी भी युवा है, उसे केवल छोटा मोटा लड़का कहा जा सकता है। जब वे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला से बाहर निकले तो दिन पहले ही अंधेरा हो चुका था, इसलिए उन्होंने पहाड़ के एक पैर के पास अपना तंबू बनाया। आओ छोटे मोटे लड़के, मुझे जांचने दो कि तुम्हारे पास कितनी शक्ति है। अर्जुन ने छोटे मोटे लड़के से कहा। तुम इसका परीक्षण कैसे करोगे? छोटे मोटे लड़के ने अपने हाथों को देखा और संदेह से पूछा। बस मुझे जितना हो सके उतनी जोर से मारो, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटे मोटे लड़के ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे डर है कि मैं तुम्हें घायल कर दूंगा। हा, तुम भाई शुई को कैसे घायल कर सकते हो? भाई शुई तुम्हें एक हाथ से गिरा सकते हैं, अर्जुन बेई ने उनके बगल में हंसते हुए कहा। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें मारूं? छोटे मोटे लड़के ने पुष्टि के लिए फिर से पूछा। चिंता मत करो, अपनी सारी शक्ति का उपयोग करो, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे, अर्जुन ने हाथ हिलाया। छोटे मोटे लड़के को हमला करने का संकेत दिया। छोटे मोटे लड़के ने इनकार करना बंद कर दिया और एक झपटा मुक्का देने के लिए आगे बढ़ा। अर्जुन जानता था कि यह जुआंग कुल का वास्तविक कौशल था। हालांकि चूंकि छोटे मोटे लड़के में जन्मजात दिव्य शक्ति थी, इस मुक्के में बाघ की जीवंतता थी। ये भी तेज और हिंसक था। बुरा नहीं, गति और शक्ति अच्छी है, लेकिन तुम इस समय एक अनपॉलिश्ड ज़ेड के समान हो। अर्जुन ने आकस्मिक रूप से छोटे मोटे लड़के की मुट्ठी को रोक दिया। उसे महसूस हुआ कि शक्ति 5000 जिन से थोड़ी अधिक थी। रोके जाने पर छोटे मोटे लड़के ने अपनी मुट्ठी जल्दी से वापस ले ली और इसे अपनी दूसरी मुट्ठी के साथ जोड़ दिया। उसने झुककर अर्जुन पर फिर से हमला करने की कोशिश की। जब अर्जुन ने ये देखा तो उसे छोटे मोटे लड़के के बारे में आक्रामकता और एक प्रभावशाली तरीके का एहसास हुआ। दुर्भाग्य से उसकी वास्तविक शक्ति अब पहले जैसी नहीं थी और अर्जुन ने आकस्मिक रूप से छोटे मोटे लड़के की दोनों मुट्ठियों को रोक दिया। छोटे मोटे लड़के ने अपने हाथ वापस ले लिए और हमला करना बंद कर दिया। भाई शुई, मैं तुम्हें और नहीं मारने की कोशिश करूंगा। ये बहुत निराशाजनक है। कल से लेकर आज तक छोटे मोटे लड़के ने अर्जुन हु का अनुकरण किया और उसे भाई शुई बुलाना शुरू कर दिया। अर्जुन को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि जब कोई उसे भाई बुलाता था तो ये हमेशा एक अच्छी बात थी। छोटे मोटे लड़के, चलो खेलते हैं, अर्जुन हु ने बेचैनी से सुझाव दिया। छोटे मोटे लड़के ने अर्जुन को देखा और अर्जुन ने सिर हिलाया। अर्जुन के सिर हिलाने के बाद ही छोटे मोटे लड़के ने अर्जुन हु के सुझाव पर सहमति व्यक्त की। इससे अर्जुन को लगा कि भले ही छोटा मोटा लड़का युवा था, वह बहुत सतर्क था। अर्जुन हु ने 2 ऊर्जा बढ़ाने वाले फल खाए, जिससे उसे 1000 जिन की शक्ति मिली। हालांकि उसकी शक्ति मुश्किल से 4000 जिन थी, उसकी सबसे बड़ी शक्ति ये थी कि उसे कौशल और तकनीकों की मदद थी। ये लड़ाई भी अर्जुन के लिए अविश्वसनीय थी। केवल शक्ति और प्रतिवर्ती के आधार पर छोटा मोटा लड़का अर्जुन हु के साथ बराबरी में था। इसने वास्तव में कच्ची शक्ति की शक्ति को प्रदर्शित किया। हालांकि यह यात्रा पुरस्कृत करने वाली थी, अर्जुन को व्यापार से कोई भी रोचक जड़ी बूटी नहीं मिली, जिससे थोड़ा अफसोस हुआ। आधे महीने बाद अर्जुन और साथी सुरक्षित रूप से 100 कोस नगर लौट आए। शर्मा कुल के चिकित्सा स्टोर पर पहले ही लगभग 20 लोग रह रहे थे। जिस चीज ने अर्जुन को सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि उसकी शानदार चौथी चाची ने 100 कोस नगर में एक कपड़ों की दुकान बनाई थी जो आधे महीने से व्यापार में थी। अर्जुन है, युआन यंग और प्रिया हमेशा शर्मा कुल के चिकित्सा स्टोर का ध्यान रखते थे। खेती अर्जुन जियांग और अर्जुन हे की प्राथमिक चिंताएं थीं, इसलिए वे आमतौर पर शर्मा कुल के व्यवसायों का ध्यान नहीं रखते थे। अर्जुन यू के बाहर से वापस आने के तुरंत बाद और अर्जुन को देखने के बाद वह खुशी से उसकी ओर भागा।
अर्जुन ने अर्जुन यू को देखा, जिसे उसने आधे साल में नहीं देखा था। वह और अधिक मजबूत लग रहा था। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम लोग खेलने के लिए बाहर जा रहे हो तो मैं पहले आ जाता। मैं यहाँ लगभग 1 महीने तक बैठकर बोर हो गया था। जब अर्जुन गया था, अर्जुन जी और अर्जुन यू अभी भी शर्मा कुल गांव में थे और समय पर यहाँ नहीं पहुंच सके थे। भाई शुई, दादाजी ने मुझसे पूछा कि मेरे बड़े भाई की शादी कहाँ होनी चाहिए, 100 कोस नगर में या शर्मा परिवार के गांव में। अर्जुन यू हंसा। दादाजी मुझसे पूछ रहे हैं? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, दादाजी ने कहा कि तुम इस मामले की व्यवस्था करोगे। शादी अगले महीने की 8वीं तारीख के लिए तय हुई है। अर्जुन यू ने अर्जुन के थोड़े परेशान चेहरे को देखा लेकिन खुशी से बोला, मुझे इस मामले की व्यवस्था करनी है। मैं तो अभी भी एक कुंवारा हूँ। अर्जुन ने उदासी से फुसफुसाया। हे, मैंने पहले ही शब्द पहुंचा दिए हैं। दादाजी ने कहा कि तुम इसे जैसे चाहो वैसे ही व्यवस्थित कर सकते हो। और बूढ़े आदमी को मना मत करो। तुम इस मामले को पूरा करोगे और तुम्हें शर्मा कुल के अगले 3 पीढ़ियों का पालन पोषण भी करना होगा। अर्जुन यू ने बात पूरी की और हल्के से हंसा। अभी लगभग 1 महीना बचा है। क्या भाई जी इसे शर्मा परिवार के गांव में या 100 कोस नगर में पसंद करेंगे? अर्जुन ने चुपचाप सोचा कि उसके पास कितनी धनराशि थी और अर्जुन यू से पूछा, जरूर मेरे बड़े भाई इसे 100 कोस नगर में रखना चाहेंगे। हालांकि भले ही हम सभी इसे 100 कोस नगर में रखना चाहते हैं, 100 कोस नगर के ब्राइडल चैम्बर में शादी की व्यवस्था करना मुश्किल है। अर्जुन यू ने स्पष्ट रूप से कहा, यह अच्छा है कि तुम सभी इसे 100 कोस नगर में पसंद करते हो। बस कुछ दिन आराम करो और हम भाई जी की शादी का ध्यान रखेंगे। अर्जुन ने बात पूरी करने के बाद अर्जुन यू के कंधे पर हाथ रखा। हालांकि उसने थोड़ी शक्ति का उपयोग किया, उसने लगभग अर्जुन यू को गिरा दिया। अर्जुन हू ने छोटे मोटे लड़के को उसके रहने के लिए कमरा खोजने के लिए इधर उधर घसीटा। अर्जुन शर्मा कुल के चिकित्सा स्टोर के ड्राइंग रूम की ओर चला। शर्मा कुल की 2 पीढ़ियां आमतौर पर वहां रहती थीं। उसने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला। अर्जुन के प्रवेश करने के बाद उसने पाया कि 100 कोस नगर आई 2 पीढ़ियां सभी वहां थीं। अर्जुन ने अपना सिर रगड़ा और सभी को नमस्कार किया। फिर उसने निश्चित किया कि अर्जुन जी की शादी वास्तव में उसकी जिम्मेदारी थी और इसने अर्जुन को थोड़ा उदास कर दिया। अर्जुन, तुम हमारे शर्मा कुल की उम्मीद हो। तुम्हें भविष्य में उन छोटे बच्चों के समूह को वास्तव में प्रशिक्षित करना होगा। अर्जुन है हंसा। वह उन्हें पहले प्रशिक्षित कर रहा था। चौथे चाचा, मुझे और प्रशंसा मत करो। उम्मीद जितनी ऊंची होगी, निराशा उतनी ही बड़ी होगी। मैं जो कौशल जानता हूं और वे सीख सकते हैं, उनके साथ कंजूसी नहीं करूंगा, लेकिन प्रशिक्षण के लिए ये बेहतर है कि चौथे चाचा उन पर निगरानी रखें। वे वास्तव में तुमसे डरते हैं। अर्जुन के शब्दों ने शुभ चुटकुलों की एक लहर पैदा की। मैं शर्मा कुल के चिकित्सा स्टोर पर एक क्लिनिक खोलना चाहता हूं। अर्जुन ने ये देखने के बाद धीरे धीरे बोला कि कोई बात नहीं कर रहा था। अर्जुन ने अनुभव के माध्यम से खोजा कि उसी चिकित्सा विशेषज्ञता ने बहुत प्रगति की थी, इसलिए अर्जुन कठिन से इलाज वाली चिकित्सा स्थितियों के इलाज के लिए विशेष रूप से एक क्लिनिक खोलने के बारे में सोच रहा था। न केवल वह अपने चिकित्सा कौशल में सुधार कर सकता था, बल्कि वह कुछ अतिरिक्त पैसे भी कमा सकता था। तुम्हारे दादाजी ने कहा कि तुम बस वही करो जो तुम करना चाहते हो। तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, इसलिए अगर तुम चाहते हो तो बस कर दो। शर्मा कुल का हर कोई तुम्हारा समर्थन करेगा। अर्जुन ने चाय का घूंट लिया और फुर्ती से कहा। इन सरल शब्दों ने अर्जुन के दिल में गर्माहट महसूस कराए। अर्जुन जानता था कि जब से उसने यू डोंगहाव का इलाज किया, बाई जोन को मारा और बेली जिंगवेई को ठीक किया, वह पहले ही अपने शर्मा कुल में एक विशेष स्थान पर ऊंचा उठा चुका था। यह इस तरह बेहतर है। ये भविष्य में मुझे बहुत परेशानी से बचाएगा। शर्मा कुल के स्टोर से बाहर निकलने के बाद अर्जुन यूहे इनकी ओर चला। 1 महीना हो गया था। हालांकि उसने यूहे को 1 महीने की काली मछली छोड़ी थी, इस महीने में उसे अर्जुन हू के मुंह से पता चला कि यूहे ने उसे 4 बार ढूंढने की कोशिश की थी, वेन वेन वुशवांग 2 बार और अर्जुन लांग 1 बार। अब जब वह वापस आ गया था, उसे उनसे मिलने जाना चाहिए। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की शक्ति बढ़ती है, वैसे ही उसकी उपस्थिति, उसका हृदय और यहाँ तक कि उसकी छिछलीपन भी बढ़ती है। हालांकि अर्जुन को जो सबसे बड़ा एहसास था वह उसकी शक्ति में सुधार था। उसका रवैया भी बेहतर के लिए बदल गया। अब सब कुछ हल करना आसान लग रहा था। अर्जुन यूहे इनमें कदम रखा और पाया कि व्यापार अभी भी हमेशा की तरह समृद्ध था। एक सुंदर वेट्रेस ने अर्जुन को देखने के बाद मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और उसने अपने प्यारे हाथ से ऊपर की ओर इशारा किया, जिसका मतलब था कि यूहे ऊपर है। अर्जुन ने लड़की को मुस्कुराते हुए और ऊपर की ओर चला गया। उसे अजीब लगा, मानो वह अपने पिछले जीवन की प्रेमिका से मिल रहा हो। जब यूहे ने अर्जुन को देखा तो उसके छिपाए न जा सकने वाले खुशी ने अर्जुन को बहुत आनंदित किया। तुम कब लौटे? यूहे ने खुशी से पूछा। मैं दोपहर में अभी अभी घर पहुंचा हूं और तुरंत आपकी महारानी यूहे से मिलने आया हूं।
अर्जुन ने अभी भी अनुग्रहपूर्ण, सुरुचिपूर्ण और गरिमापूर्ण यूहे को देखा और अपने दिल में आराम की एक लहर महसूस की। क्या तुम्हें इतनी याद आई? यूहे ने अर्जुन को कमरे में जाने दिया और हंसी। जरूर, एक दिन न देखना 3 साल जैसा लगता है। मैं कल्पना नहीं कर सका कि यह एक यात्रा 30 साल जैसा महसूस होगी। मैंने तुम्हें दिन रात इतना याद किया कि मैं सो नहीं पाया। मेरा सिर आपकी महारानी यूहे की छवि से भरा हुआ था। मैं जैसे ही लौटा तुमसे मिलने आया। मैं अभी तक बैठा भी नहीं हूँ। अर्जुन का मूड अभी बहुत अच्छा था क्योंकि सुंदर महिलाओं के साथ बातचीत करना समय के साथ वह सबसे अद्भुत चीजों में से एक है जो वह कर सकता है। तुम इतने बातूनी हो, तुम्हें केवल मीठी मीठी बातें करना आता है। मुझे बताओ, इस यात्रा पर तुमने कितनी लड़कियों को धोखा दिया? यूहे शायद ही कभी इतनी खुश होती थी और उसके साथ ऐसे बातें करती थी मानो वह उसकी घनिष्ठ मित्र हो। किस धोखे की बात कर रही हो? एक ऐसा आदमी जो उदार, सुंदर और सुरुचिपूर्ण है को रास्ते भर कई सुंदर महिलाओं द्वारा स्वागत किया गया। मुझे रात में दर्जनों महिलाओं के कक्षों में जाना पड़ता। ऐसी कठिनाई। अर्जुन ने बड़े दुख के भाव के साथ कहा। तुम नीच बच्चे, बड़ी बड़ी हाँकते रहना। क्या हर रात दर्जनों महिलाओं के कक्षों में जाना? तुम अभी तक सूख चुके होते। यूहे हंसी। मैं एक अद्वितीय चमत्कार हूँ। एक रात में सैकड़ों महिलाओं के साथ सोना मेरी हथेली को पलटने जितना आसान है। जिसने भी मेरे साथ इसे आजमाया वे सभी संतुष्ट हैं। क्या तुम चाहती हो? अर्जुन ने धीरे धीरे अपने शब्दों को आगे बढ़ाया। ठीक है, और मत बोलो, यूहे ने अर्जुन पर गुस्से से कहा लेकिन उसे आकर्षक तरीके से देखा। मैंने तुम्हें 1 महीने से नहीं देखा है। मैं तुम्हें भी बहुत याद करता हूँ। तुम जो भी कहो, तुम्हें मुझे किसी न किसी तरह से मुआवजा देना होगा। कोई केवल इशारा कर सकता है और एक खूबसूरत महिला की भावनाओं को छेड़ते समय सीधे कुछ नहीं कहना चाहिए। इसके बारे में सबसे अद्भुत एहसास आध्यात्मिक झटका है। यूहे ने शांति से अर्जुन को देखा। उसकी गहरी और सुंदर आंखें थोड़ी शर्मिंदा हो गईं जैसा कि उसने अर्जुन को देखा। जब अर्जुन अपने आश्चर्य से भागना चाहता था, यूहे ने अर्जुन की गर्दन को अपनी बाहों में लपेटा और अपने सेक्सी और कोमल होंठ उसके चेहरे पर धीरे से छाप दिए। अर्जुन के अपने आश्चर्य से जागने से पहले यूहे का मोहक चेहरा लाल हो गया और शर्मिंदा होकर पीछे हट गई। ठीक है, मैंने तुम्हें मुआवजा दे दिया। क्या अब तुम संतुष्ट हो? जैसा कि उसने उसकी शर्मिंदा और चुंबकीय आवाज सुनी और उसका असाधारण सुंदर चेहरा देखा, उसका आकर्षक और सेक्सी शरीर और उसके निखरे और अच्छे नितंबों को देखा, अर्जुन खुद को याद नहीं रख सका कि यह उसके खिलाफ कैसा महसूस हुआ था। नर्म, मीठा, लोचदार और उसके दिल में एक अनिवार्य लालच की भावना। उसने उसके स्तनों, उसके होंठों और उसके सुंदर नितंबों के बारे में फिर से सोचा। वे सभी खुद द्वारा दाग दिए गए थे। उसने सिर उठाया और यूहे को उसे देखते और उसे डांटते हुए देखा। अर्जुन ने बदले में एक साधारण मुस्कान दी। दुर्भाग्य से, अर्जुन की नाजुक विशेषता, उसकी सुंदर आंखें और उसकी बाहों के बीच वह हल्का बैंगनी निशान अर्जुन की साधारण मुस्कान को थोड़ा मोहक बना देता था। इसमें यहाँ तक कि कुछ भव्यता भी थी जो केवल पुरुषों की थी। मैं संतुष्ट हूँ। जरूर मैं संतुष्ट हूँ। अर्जुन ने शुरू में मजाक किया था, इसलिए उसने नहीं सोचा था कि यूहे अपने आप उसे चूमेगी। उसे खुशी का आश्चर्य हुआ, लेकिन उसके दिल में थोड़ी बेचैनी भी थी। अगर यह पहले का अर्जुन होता तो वह यहाँ तक कि बेशर्मी से उसका और अधिक फायदा उठाता, लेकिन अब उसके सारे विचार शी किंग जून पर थे। उसे लगा कि भविष्य में यूहे के साथ कोई परिणाम होना मुश्किल होगा, इसलिए वह बस दोस्त बनना चाहता था, सबसे अच्छे दोस्त। बड़ी बहन यू, मुझे फिर से कुछ कछुए मिले हैं, क्या तुम्हारी कोई रुचि है? अर्जुन ने विषय को हटा दिया। वह डरा था कि वह यूहे और खुद के बीच क्या हो सकता था उसे नियंत्रित नहीं कर पाएगा। क्या तुम कह रहे हो कि वे काली मछली के समान गुणवत्ता के हैं? यूहे ने कहा जैसा कि उसकी सुंदर आंखें असाधारण चमक के साथ चमकीं। मैंने दरवाजे पर 2 लाए हैं। तुम्हें उनके स्वाद की जांच के लिए रसोई में पकाना चाहिए। अर्जुन ने कहा जैसा कि उसने उसे दरवाजे की ओर ले जाया।